गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। देखिए पता भी नहीं चला और साल गुजर गया। सही बात है। कल को अगर हम देखें तो हम कह रहे थे जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, और नए साल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। 2024 का इख्तिताम। बाय द वे, हाउ वाज योर 2024? ये क्वेश्चन मेरा आपसे टू व्हाट्सएप। आपका 2024 कैसा रहा? अगर एक लफ्ज एक जुमले में आपने समेटना हो तो 2024 कैसा रहा? आई थिंक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इज द राइट वर्ड फॉर दैट। क्योंकि प्रोग्रेसिव की जब आप बात करते हैं तो जो प्रोग्रेस होती है वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है, और हमें उस वक्त होता है कि जो कंफर्ट जोन में आप हैं, कैसे आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने 2024 में बहुत कुछ इवेल्युएट किया है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। मेरा ख्याल है बहुत कम खोया और फिर उसके बाद जो पाया वो बहुत ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक छोटी सी बात अचानक से जहन में आई, हालांकि बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था कि मैं ये बात करूंगा। अक्सर सबीन हमारे साथ ये होता है कि हम अपने दोस्तों यारों से, जान पहचान वालों से समटाइम्स आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके ऐसे कॉन्टेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि जिनसे फिर आप समटाइम्स नहीं मिल पा रहे होते। आप कहते हैं अच्छा मैं अगले हफ्ते मिलूंगा, अच्छा मैं 2 हफ्ते बाद मिलूंगा, अच्छा मैं अभी थोड़ा सा मसरूफ हूँ। ठीक है, हम सब मसरूफ होते हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, लेकिन हम वक्त नहीं निकाल रहे। तो ये बात इसलिए मेरे जहन में आ गई चूंकि अभी बात हो रही है ना, साल गुजर गया। ये वक्त है ना, गुजर जाता है। ये साल गुजर गया, इसी तरह अगला साल, इसी तरह से अगले साल। वक्त है, तेजी के साथ गुजरता चला जाएगा। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि इस वक्त की यूटिलाइजेशन की, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और आपके खुद अपनी जात पर भी उसको यूटिलाइज करें। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सिर्फ एक चीज मुझे इस तरह याद आ गई सबीन के, मेरे एक दोस्त, बहुत प्यारा मेरा दोस्त, कई सालों से मेरी उससे दोस्ती, बड़ा हमारा अच्छा ताल्लुक रहा, बट समहाउ फिर कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बिकॉज होता है मैं कराची चला गया, मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। बट समहाउ जब मैं वापस आया, चूंकि वो रहता थोड़ा सा दूर है मुझसे, थोड़ा सा दूर रहता था, तो मैं मुलाकात नहीं कर पा रहा था उससे। कुछ दिन पहले मैं इत्तेफाक से उसके घर के पास से किसी काम से गया। मैंने उससे पूछा, रात उसके ऑफिस के पास, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऑफिस में हो? उसने कहा यार मैं अभी बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा जैसे हम रूटीन में एक बात करते हैं कि अच्छा मैं अगले हफ्ते मिल लूंगा, समहाउ करते करते आई थिंक कुछ 4-5 साल से मेरे से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन हम प्लान करते चल मिलते हैं अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते। एंड फ्यू डेज बैक अचानक से मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया। उसने कहा कि उस दोस्त का इंतकाल हो गया। तो ये मैंने बात इसलिए आप शेयर की कि हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि मैं बड़ा पछताया हूँ उसके बाद कि काश मैं मिल लेता, मैं वक्त निकाल लेता। तो हम इसी तरह से अपने आसपास लोगों को खो देते हैं। जिस तरह हमने ये पूरा साल भी देखे ना, चला गया साल, ये वक्त चला गया। और हम कामयाबी के चक्कर में शुएब अगर देखा जाए, हमने जिंदगी का गोल जो है ना वो सिर्फ पैसा बना लिया है। हम हर चीज को, ऑनेस्टली मैं भी आपको एक बात बताऊं तो मैं प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से जो बात करी हूँ, मैंने भी शायद प्रोफेशनली एक वो चीज रखी सामने के प्रोफेशनली मैं प्रोग्रेस को करी थी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें आज हम सबको ये इवेल्युएट करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम अपने रिश्तों के साथ कैसे हैं। आपके रिश्तेदार कितने से आप रूठ के, कितने आपसे रूठ के, कितने दोस्त हैं जो कि आपसे मिल नहीं पा रहे होते। तो 2024 में रूठे हुओं को आप जरूर मनाएं, ताकि 2025 की जब शुरुआत हो तो हम सब ने वो शुरुआत एक अच्छे दिल के साथ करनी है, एक अच्छी नीयत के साथ करनी है, एक पॉजिटिविटी के साथ करनी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साल चला जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पीछे सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हमने अचीव भी किया होता है, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। तो आज के शो में हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, और स्पेशली क्या पाया पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि 2024 अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक काफी अच्छा साल साबित हुआ है। चाहे आप स्पोर्ट्स को देखें, चाहे आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री को देखें, चाहे आप अपनी इकोनॉमी को देखें, आप अपनी स्क्रीन को देखें, आप अपनी स्क्रीन, एग्जैक्टली 2024 वैसे पीटीवी की स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से हम जरूर बात करेंगे। एब्सोल्युटली, हम इस पे डिटेल से आज बात करने के एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिटेल से बात करेंगे कि 2024 पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, मीडिया के लिए, फिल्म के लिए, यानी सिनेमा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर शोबे के लिए कैसा रहा। करेंगे बात ब्रेक के बाद। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबार जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत,
सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। अब बात करते हैं साल 2024 पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कैसा रहा, मीडिया इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। हम शोबिस की बात करेंगे, लेकिन अगर हम पीटीवी की बात करें तो पीटीवी के लिए एक तो बात यह कि मैं और सबीन इसका हिस्सा बने एक बार फिर से। Exactly. और इस साल में जिस तरह से नए मेजबानों ने पाकिस्तान टेलीविजन को ज्वाइन किया, न्यूज़ पे भी और पीटीवी होम पर भी, और जब नए शोज की हम बात करते हैं तो आई एम सो ग्लैड टू शेयर कि साल 2024 हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा रहा। जिस तरह से हमारा यहाँ का आगाज और हमारा पहला ही शो, जिस तरह से हर चैनल ने पिक किया, इवन ऑन सोशल मीडिया, एवरीवेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी आप लोग जिस तरह से शो को पसंद करें, आप लोगों का जो फीडबैक आता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जाहिर सी बात है मेरे और शोएब के लिए, और आई एम श्योर पीटीवी की पूरी फैमिली के लिए, और फैमिली की जब मैं बात करती हूँ, आप सब पीटीवी की फैमिली है, सो ऑब्वियसली ये 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन 2025 की जिम्मेदारियां भी है, वो हम जरा डिस्कस करेंगे। 2025 के शुरू में हम जरा डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें। लेकिन आज 2024 की बात करते हैं। हाँ, जरा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए 2024 कैसा रहा, चाहे वो फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से हो, पीटीवी की कोलैबोरेशंस के पर्सपेक्टिव से हो, या ओवरऑल पीटीवी के ड्रामास की अगर हम बात करें तो ड्रामास की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक जानदार स्क्रिप्ट और क्या जबरदस्त एक्टर्स और क्या जबरदस्त ड्रामास पाकिस्तान टेलीविजन के, जिसमें से कुछ ड्रामा की आज हम बात भी करेंगे। और ऐसे में बख्त हजारी, दर्द दिलों के, इस तरह और बहुत से ड्रामे जिनकी आज हमें बात भी करनी है। अब सब नाम ज़रा मैं लूंगा नहीं, हमें चूंकि इस पर डिस्कशन इन डिटेल करें, नॉट जस्ट द ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, इसके अलावा भी जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो साल 2024 में जो मूवीज आई हैं हम उसकी बात भी करेंगे। जो म्यूजिक के लिए इस साल में कुछ नई चीजें हमारे सामने आई, हम उसकी बात भी करेंगे। कुछ ऐसे अदाकार जिन्होंने ली थी एक ब्रेक और 2024 में आए, वो वापस आते सब छा भी गए दोबारा से, उनकी बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फिल्म क्रिटिक हारून शोएब, उन्हें वेलकम करते हैं। हारून अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? जबरदस्त, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो एक जुमले में बताएं आपका साल 2024 कैसा रहा? मेरा 2024 जी बड़ा हैपनिंग रहा। बहुत कुछ हो रहा था पर्सनल फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, सो आई एम रियली हैप्पी। इट वाज अ गुड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए, और यही उम्मीद है कि 2025 इससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आप जरा बात करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेरे ख्याल है पीटीवी के ड्रामा से हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। पीटीवी के ड्रामास, बिल्कुल जी, और मुझे लगता है कि ये साल जो है पीटीवी के ड्रामास के हवाले से एक बहुत अहम साल रहेगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शंस भी की और वो दोबारा से नाज़रीन को देखने को मिली। और मजे की बात यह है कि जो रीजनल सेंटर्स हैं हमारे, उन्होंने प्रोडक्शंस की। तो बख्त हजारी का आपने जिक्र किया, और वो बलोचिस्तान से, क्वेटा पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर क्वेटा से प्रोडक्शन आई और लोगों में इतनी मकबूल हुई। आई वाज एक्चुअली यस्टरडे डूइंग सम रिसर्च ऑन इट, और मैं ये देख रहा था कि उसके व्यूज ऑनलाइन भी और उसकी डिस्कशंस, तो बड़ा खूबसूरत ड्रामा रहा। नए चेहरे देखने को मिले लोगों को, सीनियर एक्टर्स भी थे उसमें और नए एक्टर्स भी थे, और अयूब खोसा साहब की राइटिंग थी, तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसमें बलूचिस्तान का वैसे स्क्रीन से ऑफ नजर आ रहे हैं, बहुत अरसे से नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको अब मेरे ख्याल में एक ड्रामा अपना भी ऐसा बनाना चाहिए जिसमें वो खुद भी आए, बिल्कुल मेन रोल करें। लोग बड़ा उनको मिस कर रहे हैं। तो ये वो एक्टर्स हैं जिनको देख के खुशी होती है, क्योंकि हम सब ने उनको देखा हुआ है, वो हमारे घरों का, हमारी फैमिली का बड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो बख्त हजारी बहुत अच्छा ड्रामा रहा। फिर इसके बाद दर्द दिलों का, ये ड्रामा भी बहुत मकबूल रहा नाजरीन में, और लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसको। पीटीवी की प्रोडक्शन अगेन और नए एक्टर्स के साथ। अच्छा, ये मैंने पीटीवी का देखा है कि जब भी ड्रामों की तरफ जाते हैं तो हमेशा नए एक्टर्स जो इंडस्ट्री में लाते हैं वो आमतौर पे पीटीवी ही लाता है। बहुत प्राइवेट चैनल्स फॉरन पिक करके तो प्राइवेट चैनल्स जो है वो जब एक्टर्स मंच जाता है ना, जिसको कहते हैं मंच के, फिर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल्स पे भी नजर आते हैं। लेकिन शुरू आगाज अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन से ही होता है, पाकिस्तान टेलीविजन से ही होता है। एब्सोल्युटली। फिर अम्मा का कुंबा, बड़ा मजे का ड्रामा था जी। समीना अहमद साहिबा उसमें मेन कैरेक्टर अदा कर रही थी, बहुत हमारी वेटरन एक्ट्रेस है, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड, और आपको पता है कि ड्रामा जब फैमिली के कहानियों पे बेस्ड हो तो जो व्यूअर्स होते हैं वो उसके साथ बहुत रिलेट करते हैं। तो अम्मा का कुंबा भी बहुत अच्छा ड्रामा रहा। फिर हुए तुम अजनबी, ये एक पीटीवी ने अगेन एक ऐसी काविश की है जिसमें
یہ ایک فلم تھی Yes. جس کو انہوں نے اڈیپٹ کیا فار ڈرامہ سیریل اور لوگوں نے بہت پسند کیا, خاص طور پہ وہ لوگ جو سنیما نہیں جاتے انہوں نے اس ڈرامے کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ اور دیکھا. دیکھیے اس فلم کو بیسیکلی ویسے بڑی پذیرائی ملی, بڑا پسند کیا گیا لوگوں کی طرف سے, جی. سینما کے پرسپیکٹو سے بھی کافی سکسیسفل رہی ہے. ایکٹرز مین اسٹریم ایکٹرز تھے مکال جی ہمارے, ذوالفقار. مکال ذوالفقار صاحب اس میں ماشاءاللہ ہی واز لوکنگ ویری ہینڈسم, تو وہ اس میں تھے. اور پھر کہانی ایسی تھی کہ جس سے لوگوں نے خاص طور پہ پاکستان کی آڈینس نے بہت زیادہ ریلیٹ کیا, اور ہم سب کو تھوڑا سا ایجوکیشن بھی ملی اس سے ہماری اپنی ہسٹری کے بارے میں. Yes. تو یہ جو تھی ہوئے تم اجنبی, یہ سیریل جو ہے یہ بھی پی ٹی وی کے اوپر بہت ناظرین نے پسند کی. اچھا, تو اگر ڈراموں ہم کے آ حوالے جائیں- سے بڑا ہیپننگ یہ ہاں, تھا. اچھا ہیپننگ. اور پھر آوے کا آوا, اس میں بھی جو ایکٹرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, کافی سینئر ایکٹرز ہیں. جی سینئر ایکٹرز, ڈار صاحب اس میں نظر آئے ہمیں, تو بالکل مزہ آیا. وہ آوے کا آوا جو تھا وہ ایک کامیڈی کا بریک جو ہوتا ہے نا ہر ہفتے چاہیے ہوتا ہے ملتا ڈراموں کے رہا. بیچ میں, سیریس ڈراموں کے بیچ میں ایک کوئی کامیڈی کا تڑکا بھی لگے, تو وہ آوے کا آوا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ بہت اچھا ڈرامہ. بالکل. اچھا اس کے ساتھ کچھ ایسے پروجیکٹس بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو کہ ہمیں نارملی کسی اور چینل پہ, پرائیویٹ چینل پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, جیسے کہ اگر ہم ایڈونچر کی بات کر لیں یا اگر ہم بات کر لیں پدھارو ہمارے دیس. اب بالکل. یہ اس طرح کا کام ہے جو کہ واقعی کہیں اور نہیں ہو رہا. دیکھیے یہ جو جانرز ہے نا, اب کیونکہ سارے چینل جو ہیں وہ بہت فوکس کر رہے ہیں صرف ڈراماز کے اوپر, تو یہ جو جانرز ہیں, میگزین شوز ہو گئے, ٹریولاگز ہو گئے, کلچر شوز ہو گئے, وہ جو ہے وہ آئی تھنک وہ اسٹیٹ چینل کے طور پہ پی ٹی وی نے بہت خوبصورتی اپنی سے ذمہ اس داری روایت کو نبھائی ہے. برقرار رکھا ہوا ہے. تو ہر سال ہوتے ہیں, اور 2024 میں پدھارو ہمارے دیس, جیسے آپ نے کہا کہ ہم چاہے کراچی میں بیٹھے ہو تو ہمیں گلگت نظر آ جاتا ہے, اگر ہم گلگت میں بیٹھے ہو تو ہمیں کراچی دیکھنے کو مل جاتا ہے. اگین ہارون یہ بھی ہے کہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے یہ, جی ہوسٹنگ کے پرسپیکٹو سے, پروڈکشن کے پرسپیکٹو سے, تو اٹس ہیل آف اے ٹاسک کہ آپ کو جانا پورا ہوتا ہے, کیمرہ everything. کرو آپ نے موو کرنا ہے جی, ایک شہر سے دوسرے شہر, کہیں پہ آپ کو کسی قسم کے چیلنجز ہیں, کہیں کسی طرح کا چیلنج ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود پروڈکشن, اچھی پروڈکشن کر دینا, یہ پی ٹی وی ہی کی آئی تھنک, کیونکہ ان کا نیٹ ورک اتنا ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ ان کے سپورٹ سسٹم ان کو ملتا ہے, تو وہ جو ہے نا پی ٹی وی کی ایک وہ روایت بھی برقرار رہی اس سال. اور ہم نے بہت سارے ڈرامے پروگرامز دیکھے, تہذیب, ایڈونچر پاکستان, تو فوڈ اینڈ ٹریول کے حوالے سے پی ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز رہے, اور پھر سپورٹس کے حوالے سے, مذہبی پروگراموں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ کسی اور چینل سے بہت مختلف کر دیتے ہیں پی ٹی وی کی اسکرین کو. ایبسلیوٹلی. چلیں تو بات ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ہے, کچھ ڈراماز کا ذکر ہم نے کیا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی موویز ایز ویل. 11 فلمیں آئی گیس ریلیز ہوئی ہیں جی 11 فلمیں ریلیز ہوئی. اگین فلم انڈسٹری کو دوبارہ سے تھوڑا سا ذرا بوسٹ ملا, کیونکہ اس سے پچھلے سال جو تھی وہ فلموں کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی تھی, تو 2024 میں ہمیں عمرو عیار دیکھنے کو ملی. بڑا بزنس کیا عمرو عیار نے. بالکل. اچھا فلمیں چاہے کم بنے, چاہے بہت بڑی ہٹ نہ ہو, لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے نا وہ ہر جانرا کی فلم دیکھنے کو ملے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فارمولا لے کر فلمیں بنی چلی جا رہی ہیں. سو عمرو عیار بالکل ایک ڈفرنٹ میجیکل ریئلزم آپ کو نظر آئے گا. عمرو عیار کی کہانیاں ہم سب نے پڑھی ہوئی ہیں بچپن میں, لیکن اس کیریکٹر کو بڑی اسکرین کے اوپر دیکھنا, اور پھر ایکٹرز بہت اچھے, عثمان مختار تھے, ہمیں حمزہ علی عباسی نظر آئے, فاران طاہر نظر آئے, ایک بڑی کاسٹ تھی, بڑی کاسٹ تھی, اور بڑی خوبصورت فلم تھی ایکچولی. سنم آف کورس سنم. اچھا آپ نے یاد کرایا, تو سنم کو کیسے بھول سکتے. تو بہت اچھا لگا کہ یہ پاکستان نے ایک نیا طرح کا سینیمیٹک ایکسپیرینس کیا. سو عمرو عیار بہت اچھی فلم رہی. اور پھر جب بات کریں فلم کی, سینما کی, تو رومانس تو کبھی فیل ہوتا ہی نہیں ہے. دغاباز دل, بالکل آپ شاید صحیح پہنچے. دغاباز دل کی بات کریں تو مہوش حیات بہت اچھی لگ رہی تھی, علی رحمان بہت اچھے لگ رہے تھے, اور مومن کی ایکٹنگ مجھے بہت پسند آئی ایکچولی اس فلم میں, کیونکہ وہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی اسپوائلرز, جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں دیکھ لیں, بٹ وہ بھی ایک فلم بہت خوبصورت فلم تھی. تو مومن اس کے اندر جو کیریکٹر کر رہے ہیں نا, اس کے اندر ایک سرپرائز ہے لوگوں کے لیے. مومن کی جو انرجی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. جی مومن صاحب کے بہت اچھے لگ رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی فلم تھی. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو مستانی, اگین یو نو عفان کی فلم, اور بہت اچھی فلم, اور وہ ہمیں اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ وہ یہاں اسلام آباد میں راولپنڈی میں بنی, تو مزہ آیا اس کو فلم کو دیکھ کے بھی بڑی اسکرین کے اوپر. اور ایک اور فلم جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا وہ تھی دا گلاس ورکر. اچھا یہ پاکستان کی پہلی ہینڈ ڈرون اینیمیشن فلم ہے, اور انٹرنیشنلی اس کو عثمان ریاض نے پروڈیوس کیا, اور انٹرنیشنلی اس کو ریکگنیشن مل رہی ہے, آسکرز کے لیے بھی پچ کی گئی. تو یہ فلم جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فلم ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو آئی تھنک دا گلاس ورکر فار ہینڈ ڈرون اینیمیشن جانرا ایک اہم فلم رہی. اچیومنٹ بھی اب ہمارے لیے ایز انڈسٹری ہمارے لیے اچیومنٹ ہے.
اور بالکل ایسے اگر ہی۔ ہارون ہم موویز سے آپ ہٹ کے تھوڑا میوزک کی بات کریں، ہاں ایک نئی البم ریلیز ہوئی جس کے بارے میں شاید کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اچانک سے ایک نئی البم آ جائے گی نصرت فتح علی خان کی اور جی، چھا جائے گی. ہمیں پتا ہے وہ تو اب رحلت فرما بالکل. چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کا میوزک تو زندہ ہے. دا ریئل ورلڈ ریکارڈز جو ہیں یو کے میں، انہوں نے جب اپنی آرکائیوز کھنگالنی شروع کٹولی، کی، ہاں. ہاں تو وہ پھر ان کو ملا کہ یہ تو خزانہ آج تک دنیا نے سنا ہی نہیں. تو 4 ٹریکس ایسے اور خوبصورت ٹریکس جو نصرت فتح علی خان صاحب کے ریکارڈڈ تھے اور پڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے ابھی تک نہیں سنے تھے، وہ انہوں نے پھر دا چین آف لائٹ کے نام سے ایک البم نکالی اور اس میں یہ 4 ٹریکس آئے. اور میرا فیوریٹ اس میں سے وہ خبرم رسیدہ من شب، کیا خوبصورت قوالی ہے خان صاحب کی، اور مزہ آ گیا کیونکہ یہ ٹریٹ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. دس واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. اور وہ ایکچولی جو ان کی آرکائیو کی بلڈنگ تھی وہ اس کو ڈیمولش کرنے لگے تھے اینڈ آل دا ریکارڈز ور گوئنگ ٹو بی ویسٹڈ. اور پھر کسی نے یہ ہمت کی اور اس نے یہ اپنے ذمہ داری لی کہ اس نے پرانے ریکارڈ سننے شروع کیے کہ اس سے پہلے کہ ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے میں ایک دفعہ سن لوں. وہ کہتے ہیں نا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں یہ ہوتا. 4 ٹریکس اور اس نے کہا ارے یہ تو ریلیز کر دینے اور چاہیے. اچھا اس سے ایک اور آئیڈیا بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے اور کتنے ہی ایسے موسیقاروں کا کتنا ہی کام جو چھپا ہوا ہوگا شاید. بالکل میڈم کا کتنا کام ہوگا، میڈم کا کام میڈم نے کیا ہے. بالکل اسی طرح ریشما جی کا کام ہم نے دیکھا، وہ سرمد نے اپنی فلم میں یوز کیا تھا ریشما جی کے گزرنے کے بعد. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا وہ پھر ہمارے میوزک انڈسٹری کو، ہماری فلم انڈسٹری کو، میڈیا انڈسٹری کو رچ کر دیتی ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا یہ دیکھیں نا کہ کسی کے جانے کے بھی 27 سال بعد اس کا کام اس طرح دوبارہ سے آ جانا، تو یہ تو واقعی It's huge and I think we are lucky کہ وہ کام لوگوں تک پہنچ سکا ہے. اور 2024 کا یہ میرے خیال میں ایک اچھا، ڈیلائٹ مجھے ایک چیز جو بڑی اچھی لگی ہارون وہ یہ کہ اب جس طرح نصرت فتح علی خان صاحب کی بھی جب ہم بات کریں 27 سال بعد ان کا کام سامنے آیا سب کچھ، لیکن آج کی جنریشن بھی اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے. بالکل. اچھا یہ بڑے آرٹسٹ ہیں اور ان کا کام جس طرح سے Timeless. پی ٹی وی نے بھی دکھایا اوور آل بھی اگر دیکھا جائے، دین اس کے بعد پورے میڈیا نے اس کو اون کیا اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں گلوبلی. ہمارے گلوبل اسٹار نو ڈاؤٹ، گلوبل ایسٹ. اور آئی تھنک یہ پوری دنیا کے میوزک کے لیے ایک ٹریٹ تھی کہ ان کا کام اور نکل کے آیا. اور آئی تھنک اٹ ہیز بیکم پارٹ آف دا ورلڈ میوزیکل ہیریٹیج. نو ڈاؤٹ. سو اب وہ جو ہے، اور یہ کبھی کبھار ہوا کرتا ہے، تو نصرت فتح علی خان صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا میوزک تو ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے سامنے اور آرٹسٹ چلے جاتے ہیں لیکن کام رہ جاتا ہے بالکل اور وہ کام کے تھرو زندہ رہتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہوا. اچھا ہارون کون سا جی پلیز جی نہیں آپ بتائیے. ایسا کون سی چیز ہے، ایسا کون سا کام ہے جو کہ آپ کو انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے، شوبز کے پرسپیکٹو آپ کو لگتا تھا کہ اچھا یہ 2024 میں مزید بہتر ہو سکتا تھا؟ اچھا فلم کے حوالے سے ہی بات کریں گے پھر. ہاں بالکل ایسا ہے کیونکہ ٹیلی ویژن ڈرامے تو آپ کو پتا ہے پی ٹی وی ہو یا پرائیویٹ چینلز بھی ہو تو ہمارا ڈراما جو ہے وہ ایک اپنی پہچان رکھتا ہے گلوبلی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن فلم کے حوالے سے مزید کام کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اتنی ساری سکرینز جو ہے پاکستان میں ان کو بھی ہر ویکینڈ پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، تو زیادہ فلمیں چاہیے اور اچھی فلمیں چاہیے. تو امید ہے کہ 2025 میں جو ہے انفیکٹ ڈراماز کے پرسپیکٹو سے ہمیشہ امپروومنٹ کا ایک روم تو رہتا ہی ہے. سو ہم بھی ایز اے فیملی، ایز اے پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں تو ہم بہتر کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور آبویسلی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کی آگے کوشش ضرور کریں، لیکن ایک سیلیبریشن ضرور ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن. آئی تھنک وہ ایک پازیٹیو آؤٹ لک ضرور رکھنی چاہیے. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بہتر ہوں گی. تو ڈرامے کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کا ڈرامہ، ہر جانرا کا ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی اور دوسرے چینل سے بھی. تو ڈراموں میں ہم ٹھیک ہے سیٹ ہے، ہمیں فلموں کے اوپر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہم فلمیں بھی بہتر کر لیں تو پھر مزہ آ جائے گا. فلموں میں محنت تو ہم کر لیں، لیکن کیا کریں، کچھ ہمارے ایسے ٹک ٹاک سٹار ہیں جو کہ فلموں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. جیسے کہ میں وداؤٹ ٹیلنگ یو دا نیم، لیکن ایک خاتون ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں صرف ٹک ٹاک پر ہی رہوں گی، میں فلمز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سنیما لوگ جاتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ خاتون شاید فلم کر بھی چکی ہیں لیکن لوگ دیکھنے گئے نہیں تھے اس کو اتنا، تو لوگوں نے پسند چونکہ نہیں کیا تو انہوں نے کہا میں ٹک ٹاک سے ٹھیک ہوں. تو پھر ٹھیک ہے، تجربہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا تھا. مرضی نا، مطلب ان کی مرضی. اچھا پہلے کرو کام لوگوں کو پسند نہ آئے تو کہیں وہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ ان کے کہنے کا جو مقصد تھا اوور آل جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ان کو لوگ ٹک ٹاک پہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ان کو ٹک ٹاک پہ ایک فون کے کلک پہ ان کا کام نظر آ جاتا ہے، اس کے لیے ان لوگ سنیما چل کے بڑا مشکل سے آتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ کام لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ جو ٹک ٹاک پہ یا اپنے فون پہ جس بھی پلیٹ فارم پہ وہ دیکھ رہے ہو
اس کے اوپر بھی ان کی انویسٹمنٹ جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ڈیٹا استعمال کرنا ہوتا ہے, آپ نے انٹرنیٹ کا کوئی بہتر استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہ دیکھیں تو. لیکن سنیما کے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہارون اس معاملے پہ. سنیما کے ٹکٹ آپ کو خرید کر جانا پڑتا ہے, تو اس میں آپ کو فل ویلیو فار یور منی انٹرنیٹ کا چاہیے بل دینا ہوتی پڑتا ہے. جی جی بالکل, تو پاپ کارنز بھی لینے پڑتے ہیں, اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے ایک فلم دیکھنے جائیں تو وہ فلم پھر اگر آپ جب اچھی اتنا نہیں خرچہ ہوگی, کریں تو آپ کہتے ہیں ذرا کام اچھا ہی دیکھ لیں. اچھا ہی ہو تو بہتر ہے کہ وہ کام لوگ دیکھنے بھی آئیں گے, لیکن اگر کام اچھا نہیں ہوگا, اور ہماری فلمیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اب 2025 میں انشاءاللہ بہت اچھی فلمیں آنے والی ہیں, بڑے بڑے سٹارز ہمیں نظر آئیں گے فلموں میں, تو 2025 میں ایکسائٹنگ ہو جائے گا. اچھا کون سے سٹارز جنہوں نے بریک لیا 2024 انہوں نے انٹری ماری اور چھا گئے؟ اچھا 2024 میں جنہوں نے جو دوبارہ ہمیں نظر آئے, جو پہلے ہمیں کافی عرصے سے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے تھے, ان میں ہمیں نظر آئیں گی, اس میں ہمیں نظر آئیں گے, نظر آئے ہمیں ہمایوں سعید صاحب, بڑے عرصے کے بعد. فہد مصطفیٰ تو آئے اور دوبارہ چھا گئے, یو نو. اور فیصل قریشی ہمیں بڑے عرصے بعد نظر آئے ایک بڑی ڈرامہ سیریل میں. تو یہ پرائیویٹ چینلز کے اوپر کام کر رہے تھے, لیکن کیونکہ یہ وہ بڑے ایکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز پی ٹی وی کے ساتھ کیا. بریک لی بھی تھی فیصل قریشی کافی عرصے سے ڈراموں میں نہیں آ رہے تھے, اور پھر ایک بڑے ڈرامے میں, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی ریڈیفائن کیا. ایکٹر کو اپنی ایج کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ریڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ان کا رول ابھی 2024 کا ان کا بڑا زبردست ڈرامہ ہے. آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دی نیم خئی کی, کیونکہ ہم پورے پاکستان کے سینما, ہمیں اپنے سینما کی بات کریں تو خئی میں جو ان کا کردار تھا, بالکل انبلیویبل, ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل ٹی وی کے اوپر جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا, ہمارے ڈراموں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیا اور بہت طرح طرح کی ہمیں کہانیاں دیکھنے کو ملی. اور وہ جو ایک پہلے ہم کہا کرتے تھے نا کہ شاید ڈرامہ بھی ایک سٹیل کا شکار ہو گیا یا سٹیگننٹ ہو گئی ہے سٹوریز ہماری, تو دوبارہ سے ہمارے پروڈیوسرز نے, ڈائریکٹرز نے کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے کہانیاں, الگ الگ طرح کی کہانیاں دکھائیں اسکرین کے اوپر. تو کئی بھی ایک ایسا ڈرامہ تھا, اور پھر باقی بھی ڈرامے آپ دیکھیے. فہد مصطفیٰ کی آپ نے بات کی, ہمایوں کی بات کی, اسی طرح ہم دیکھ لیں خواتین میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ابھی مہوش بھی اسکرین کی طرف واپس, ہاں بالکل ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف آ رہی ہیں. ماہرہ کو ہم نے دیکھا, انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا کام کیا ٹی وی چینل کے اوپر. تو وہ جو کہانیاں ہیں, ایک مختلف طرح کی کہانیاں, وہ جب آتی ہیں تو پھر ایکٹرز بھی ایکسائٹ ہوتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو پھر میرے خیال میں یہ جو ڈسٹنکشن ہم کرتے ہیں نا میڈیم کی, کہ یہ فلم کے ایکٹرز ہیں, یہ ٹی وی کے ایکٹرز ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے. ایکٹر ہوتا ہے, وہ چاہے کسی بھی چینل پہ ہو, وہ چاہے کسی بھی میڈیم کے اوپر ہو, اس نے اپنا فن دکھانا ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھے کیریکٹرز ملیں. اچھا کچھ ایکٹرز شعیب جن کا ہم ذکر بھی کر رہے تھے آف اسکرین, جو کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کم کام کے ہماری ویلیو رہے, ہم کم کام کریں. obviously آپ اپنی انڈسٹری کو اس سے کچھ دے نہیں رہے ہوتے, آپ سٹار ہیں, آپ کو بنانے والے بھی یہی انڈسٹری ہے, اور آپ کو آپ کے فینس ہیں جی, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسکرین پہ نظر آئیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ایکٹرز کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اگین یو نو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن ایج کے کیریکٹرز لکھے جاتے ہیں جو کہ مین کیریکٹرز پلے کرتے ہیں. بہت کم ڈرامے یا فلمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک بڑی عمر کا یا مین کیریکٹر دکھایا جائے. تو جب آپ کو اچھے کیریکٹرز مل رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں, وقت نکالیں, کام کریں. کیونکہ اگر آپ کام نہیں کریں گے, اچھا یہ سوشل میڈیا نے بڑی اس میں جو ہے نا وہ ایک طرح کی ڈسٹورشن پیدا کر دی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں تو نظر آ رہا ہے ایکٹر, لیکن اس کا کام کیا ہے, اس کا باڈی آف ورک کہاں ہے, اس نے پچھلے 5 سال میں 4 سال میں کون سا بڑا کام کیا ہے. آپ کو بڑا ویژول نظر آئے گا سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے فالوورز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس نے اپنی ایز این ایکٹر کیا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کام کریں, اچھا کام کریں, کنٹریبیوٹ کریں. اب جیسے میں ابھی ایک اور چیز جو میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, 2025 میں ہم سب اپنی فنگرز کراس کر لیں, کیونکہ عروج آفتاب جو پہلے بھی گریمی ون کر چکی ہیں, اب دوبارہ ان کا میوزک جو ہے وہ گریمی کے لیے نامینیٹڈ ہے, اور 2025 گریمی میں انشاءاللہ ہم پھر دعا کر رہے ہیں کہ عروج جو ہے وہ ایوارڈ لے پاکستان کے لیے. ان کی جو رات کی رانی ان کا ٹریک ہے, اور ان کی فلم جو ہے البم جو ہے وہ بھی نامینیٹڈ ہے. سو یہ دو نامینیشنز ہیں ان کی گریمی میں. سو انشاءاللہ 2025 میں ہمیں کوئی اور خوشخبری ملیں گی. اچھا کمنگ بیک ٹو دی ایکٹرز تھنگ, 2 نام میں لوں گا جن سے متعلق میں آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں. ایک تو علی رضا, ویری گڈ ایکٹر. تھوڑی سی بریک انہوں نے لی, بلکہ میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ آپ نظر کیوں نہیں آ رہے ڈرامہ میں, انہوں نے کہا جب مجھے کوئی بہت اچھا کریکٹر ملے گا تو میں کروں گا, اب میں ذرا سائڈ رولز نہیں کرنا چاہتا. پھر 2 ڈرامے انہوں نے کیے ہیں, ایک تو بھی آنر بھی ہے اور ایک میں وہ زبردست کریکٹر ان کا رہا بھی ہے. سو علی رضا کے حوالے سے 2024 آپ کو لگتا ہے بہت اچھا رہا ہے, آئی ایم شیور کہ آگے بھی شاید ان کے لیے بہت اچھا ہے. بہت سارے اچھے چہرے 2024 میں ہمیں دیکھنے کو ملے. علی رضا آف کورس یو نو بالکل نوٹس ہوئے,
انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی, 2-3 ڈرامے ان کے بڑے ہٹ, سپر ڈپر ہٹ گئے, اور میں اس بات سے اتنا زیادہ جو ہے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا جب انہوں نے کہا کہ میں ایک اب مین کیریکٹرز کرنا چاہتا ہوں, میں وہی کیریکٹرز کرنا چاہتا ہوں جس سے میرا کریئر آگے بڑھے اور مجھے اور اچھے پروجیکٹ ملے. اپنا گول سیٹ کیا تھا. بالکل, تو ظاہر ہے ہر ایکٹر کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے, اور علی رضا ماشاءاللہ گڈ لکنگ ینگ مین, سو وائی ناٹ. آئی تھنک ان کو مین رولز ملنے چاہیے اور وہ اور ڈراموں میں آئیں گے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکٹنگ بھی پالش ہوتی جاتی ہے جتنے زیادہ رولز کرتے جائیں. تو علی رضا بھی آئے, پھر ہمیں فیمیل ایکٹرز بہت اچھی, دریف شاہ ہمیں 2024 کی اگر بات کی جائے تو وہ دو ایکٹریسز کے نام رہا ہے. ایک وہ ہانیہ عامر کے نام رہا ہے. ہانیہ کو اس سے پہلے بھی کافی زیادہ شی واز ویل اسٹیبلشڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم ایک پیک دیکھتے ہیں وہ 2024 میں ہانیہ کی ہم نے دیکھی ہے. دریف شاہ کافی ٹائم سے کام کری تھی, بٹ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک سال کوئی آپ کا سال ہوتا ہے جس میں آپ کا کام ریکگنائز, تو وہ دریف شاہ کا سال تھا. دریف شاہ کا سال تھا, اور دریف شاہ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو بہت سینسیٹیولی کرتی ہیں, اور ان کا ایک کردار دوسرے کردار سے ملتا نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات دریف شاہ کے کریئر کو اگر ہم دیکھیں تو رہی. 2024 میں 2-3 بڑی سیریلز انہوں نے کی, لیکن سب میں ڈفرنٹ کیریکٹرز تھے, ڈفرنٹ پرسپیکٹو وہ ڈپکٹ کر رہی تھی. کہیں لینگویج بھی انہوں نے یوز کی, کہیں کوئی اور ٹروپ انہوں نے یوز کیا, لیکن اس کے ساتھ دریف شاہ نے اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا. تو بالکل آپ یو رائٹ کہ فیمیل ایکٹرز کے حوالے سے بھی 2024 میں ہمیں بڑے بڑے نام, اور کچھ نئے نام بھی نظر آئے. نئے نام بھی نظر آئے. شجاع ایک نیا نام ہے انڈسٹری میں, I would say that, اور وہ شجاع, اور اس کا کام بڑا اچھا لوگ پسند کر رہے ہیں. شجاع تو مجھے بہت ہی کیوٹ لگتا ہے نا. اچھا مجھے بھی honestly بڑا کیوٹ سا ہے وہ. اچھا, لیکن پھر نیگیٹو میں جب آیا تو پھر وہ واقعی وہ پھر اس نے اس کیریکٹر کو بہت اچھا کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس دیکھیے, میں نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے دیکھے, پاکستان میڈیا کے حوالے سے دیکھے, کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, چاہے وہ ایکٹرز ہوں, چاہے وہ اسکرین کے سامنے ہوں, یا وہ لوگ ہوں جو کہ اسکرین کے پیچھے ہیں. تو کام جو ہے وہ چلتا رہے, بڑھتا رہے, یہ انڈسٹری گرو کرے. انشاءاللہ 2025 میں ہماری یہی دعا ہے کہ اور اچھی پروڈکٹس ہمیں دیکھنے کو ملے, سب کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز ہوں, اور لوگ جو ہے وہ اچھا کام دکھا سکیں. سو جو لوگ ابھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہی میری گزارش ہوگی کہ آئیں, کام کریں, لوگ آپ کا کام دیکھیں گے. آپ کب تک آپ اسٹارڈم میں بیٹھے رہیں گے, اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے, اور آپ کو سائلنٹ میسج جا رہے ہیں. اور آپ کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اپنی انڈسٹری کے لیے آپ کو, یہی آپ کو اسی ملک میں بنایا ہے, انہی فینس نے بنایا ہے. جو پہلے کہتے ہیں نا 10,000 فالوورز ہوتے ہیں, وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں اکٹھے کرنے, وہ آپ کے سارے پاکستان سے ہی آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو خیر گیم چل پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بھولے نہیں کہ یہی آپ کے ویورز ہیں. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. ہارون, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک چھوٹا سا ریویو کر رہے تھے, لیکن چونکہ بات ہم ٹیلی ویژن کی بھی کی, فلم کی چھوٹی سی بات ہم کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کی بھی. سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا خلاف ہوں ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے, ناٹ ایٹ آل. میں صرف کانٹینٹ کی بات کر رہا تھا, اور ایک اپنا پرسنل کامنٹ ضرور دیا تھا میں نے کہ ہاں کسی بھی میڈیم کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. کوئی اس سے نام بنا رہا ہوتا ہے, آپ نے نہیں کرنا, اٹس کمپلیٹلی یور چوائس, آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن ہاں جب سوشل میڈیا کی بات کریں سبین, تو یہ بھی پاکستان کے لیے بالکل ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے کچھ ایسے کانٹینٹ کریٹرز, ایسے انفلوئنسرز جنہوں نے بہت زیادہ ویوز حاصل کیے, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا سوشل میڈیا میں, کانٹینٹ کی دنیا میں. ارشد ریلز 1 کروڑ ویوز حاصل کرنے والے پاکستانی, پہلے پاکستانی یس, ایک بچہ ہے سبین, اس سے پہلے پاکستان کے ڈائمنڈ بٹن ملا ہے, اینڈ ہی از دی ون جس کو ڈائمنڈ بٹن ملا ہے فرام یوٹیوب. تو ماشاءاللہ دعا کے پاپا, زینب کے پاپا, محمد کے پاپا تو چھا گئے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح سے بہت سا اچھا کام ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے, ہم اسے ذرا سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات شوبز کی کریں گے, لیکن ہمیں بات یہ بھی کرنے کہ شوبز کے جو ہمارے ستارے ہیں جو چمک تو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگی جو ان کی پرسنل لائف ہے اس میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو ہم کچھ نئے جو جوڑے بنے, کچھ زندگی میں جو آگے بڑھ گئے, کچھ نئے سفر میں جو آگے چل گئے, ان کی بات بھی کریں گے کہ 2024 میں نئے نئے جوڑے کون سے بنے, ان کی زندگی کیسی رہی. لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان. آپ ایسا پلیئر کھیلیں, چاہے آپ ایسا مینجمنٹ اسٹاف کے اندر, جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو چیسٹ پہ آپ کا فلیگ لگا یا سٹار لگا ہے, فلیگ آپ کو پتا ہے ڈفرنٹ سپورٹس پہ لگتا ہے, چیسٹ پہ آپ کا کرکٹ کا لگتا ہے. ہمیشہ میں نے بھی ایسا ٹیم مینیجر, کیونکہ بہت سی ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہم یہی بات کرتے ہیں جو ینگسٹرز ہیں خاص کر کے, کہ یار تم خالی اس پلینگ 11 اسکواڈ کو نہیں اپنا ایسا آپ کو لوگ لیڈ کر رہے ہو,
तुम इस वक्त पीछे जो 26 करोड़ या 24 करोड़ आवाम बैठी है उसको लीड कर रहे हो। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी तो उस बॉडी लैंग्वेज उस आवाम की पॉजिटिव है। जहां पर बॉडी लैंग्वेज उसकी गिरेगी तो तुम ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज आवाम की भी नीचे गिरेगी। क्योंकि जब मुझे याद है जैवलिन वाला मामला हुआ था उनके, अगर आप कोच का इंटरव्यू भी सुनो, उन्होंने कहा था कि इंजरी वो कैरी कर रहा था और मैं बड़ा था कि यार पता नहीं आखिरी जो उनसा अपना जो राउंड है उसमें किस तरीके से वो कैरी करेगा उसको। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल जब थ्रो फेंकी थी मुझे आज भी याद है, तो अनएक्सपेक्टेड था। इतने ज्यादा वसाइल ना होने के बावजूद इस लेवल के ऊपर जाके जाना। फिर अच्छी बात है कि जब गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हम हमेशा इस चीज को कहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए गवर्नमेंट से। देखें आपके अपने प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेसी होती है पूरी दुनिया के अंदर, जहां पर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। जितने स्पोर्ट्स की आप बात कर लें, 2024 में हम जब जैवलिन की बात करें, वहीं अगर आप फुटबॉल पे थोड़ा सा आ जाएं, फुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तान मुझे पता है बहुत अरसे पीछे रहा है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फुटबॉल होती नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज थी कि आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड जो 2026 के पाकिस्तान में करवाए हैं। और सबसे बड़ी जो केस स्टडी थी वो ये था कि सऊदीया का मैच करवाना पाकिस्तान के अंदर। और मैं शोएब खुद हैरान था इस चीज में, ऑब्वियसली हम ज्यादा फुटबॉल के अंदर नहीं होते, कि जिन्ना स्टेडियम जब इस्लामाबाद में मैच हुआ था उससे 2 दिन पहले सबीन लिटरली रोड्स के ऊपर बात करो, स्ट्रीट्स पे बात करो, लोग इस चीज पे हमें याद है कितना फोन हमारा बचता था कि टिकट कहीं से करा के दो, कि लोग इतने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट करना है, इमोशनली इन्वेस्टेड है लोग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिटरली इसमें बहुत ज्यादा थी कि मुझे नजर आ रहा था कि यार दैट मींस कि आप चाहते हो कि जो स्पोर्ट्स है उसको रिवाइवल ईयर का जो है वो किया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली जिन टीम्स के साथ आप कंपीट कर रहे हो बड़े हाई स्टेज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए वो ये था कि मैंसीनी की बात करें, दुनिया फुटबॉल में बहुत बड़ा एक नाम है, उससे मिलना भी आसान चीज नहीं होती, कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट करे कि पाकिस्तान टीम, जब मैं पहले खेला था सऊदीया में हम जाके खेले थे तब उसका डिफरेंट ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर अब की बात करें तो आपको डिफरेंट टीम नजर आ रही है। सिर्फ वही चीज है कि ज्यादा मैचेस हो तो आपको जो टीम है वो ज्यादा नजर आती है। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि आप पाकिस्तान की टीम हो, वो जो खुशी होती है जिस वक्त आपका कौमी तराना खास करके दूसरे मुल्क के अंदर बजता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे आज भी याद है फुटबॉल से ही आप नॉर्वे कप एक स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जाती है खेलने के लिए, और क्योंकि उसका पार्ट हम भी थे, तो मुझे याद है कि वो बच्चे, क्योंकि सब बच्चे हैं इस वक्त 17 साल के हैं, एयरपोर्ट पे उतरे ओस्लो के, तो मुझे याद है कि सबसे पहले एक ऊंची आवाज का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद ना, तो लिटरली मैं कह रहा हूँ वो फीलिंग आपको नहीं बता सकता जो हमारी थी, क्योंकि वो बच्चे नहीं थे तो उनके लिए वो माहौल डिफरेंट है, मुल्क डिफरेंट है। बिल्कुल मैंने कहा ना यहाँ पर उस लेवल की, ऑब्वियसली पाकिस्तान में फुटबॉल की पजराई नहीं है, लेकिन उस लेवल पे जाके कम्पीट करना, फिर आप देखें बैक टू बैक मैचेस जीतना, मुझे याद है फाइनल तक पहुंचना, फिर जर्मनी के क्लब को मारना आसान चीज नहीं थी उन बच्चों के लिए। और मुझे आज भी याद है उसकी सबसे बड़ी जो केस स्टडी हमारे लिए थी वो ये थी कि जो बच्चे पाकिस्तान में कभी जिंदगी में आए भी नहीं, छोटे बच्चे नॉर्वेजियंस की बात कर रहा हूँ, उनकी जबान पे ना अपनी वो था कि पाकिस्तान जिंदाबाद की, जैसे मजा आ रहा था मुझे कि यार उनके जो आबा जादाद थे जो वहां पर रहते हैं या जो माँ बाप जो आते रहे हैं पाकिस्तान, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो शोएब कसम से उनकी आंखों में आंसू थे इस चीज पे कि यार हमारा तो मुल्क है, ये आज तक गए नहीं है, इस टीम की वजह से हमने एक झंडा देखा है कि एक झंडे के नीचे सारा का सारा नॉर्वे बाहर निकलता है। ये स्पोर्ट्स की यूनिटी है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि डिसिप्लिन और यूनिटी वो किस तरह से, और जो आपने बेस्ट डिप्लोमेसी की आपने बात की, वो स्पोर्ट्स के थ्रू पॉसिबल होती है। अच्छा, अब जरा हम अगर हॉकी के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। अच्छा, मैं वैसे चाहता हूँ अगर हम शाज़िब रिंद की बात कर लें, सबीन, अगर हम शाज़िब रिंद को देखें, क्वेटा से उनका ताल्लुक और कैसे 2024 में वो छाए हैं। हाँ देखिए शाज़िब, स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रीट फाइटर्स की बात करें, हमारे MMA की बात करें, स्ट्रीट फाइटर्स की बात कर लें, ये एक अलमिया जरूर हमारे पाकिस्तान में, मैंने कहा ना कि जब आप एक अच्छी बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी 2025 स्पोर्ट्स रिवाइवल ऑफ द ईयर का जो उनसे अनाउंस किया, अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राना मशहूद साहब की टीम की बात करें, स्ट्रीट फाइटर्स की बात करूं, पाकिस्तान में चाहे MMA है चाहे स्ट्रीट फाइटर्स हैं, लिटरली बहुत तगड़े लड़के हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि शायद शहर वाले थोड़ा सा नाराज हो जाएं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि छोटे देहाती इलाके में जाओ ना, वहां से आपको तगड़ा लड़का मिलता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल एक डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारे सिटीज के अंदर। अगर हम बात करें रियलिटी जिंदगी की देख के, एक तो देखें, एक तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, एक मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। देखिए सबसे हम लोग जब फिजिकली बात करते हैं ना कि फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, याद रखना कभी भी आप हाईएस्ट कंपटीशन पे जाके नहीं खेलोगे, बिकॉज वेदर वहां का एंड देन ओवरऑल अगर देखा जाए पहाड़, एटमॉस्फेयर पूरा, वो आपको मेंटली एंड फिजिकली वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, लेकिन चैलेंजिंग बनाता है ना। फिर मैंने कहा ना कि आपकी आज सच फैसिलिटीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जब आप MMA की बात करते हो, आपको
प्रॉपर MMA के जोन से जिम्स चाहिए. अब तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी जिम, डाइट, स्लो एंड स्टडी. मुझे शोएब अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में अब जिम्स को ओवरटेक करें क्रॉसफिट्स के, जो आजकल चल रहा है दुनिया के अंदर, जो आसान अल्फाज में हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जो एक बढ़ रहे हैं. मजदूर जो करता है मजदूरी, वो आप जिम में करते जिम में हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज ओवरटेक यहाँ पर हो रही है. शाज़िब रिंद की बात करें, बड़े एक मैं कहता हूँ पासमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान से स्पेसिफिकली, और जिस तरीके से उस लड़के ने जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे वो नॉकआउट करना इंडियन फाइटर को करना, उस स्टेज के ऊपर जाके नॉकआउट करना, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के लाना, ये चीज है. इस मिट्टी, मैं कहता हूँ इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है. सिर्फ ये है कि आपको ढूंढना पड़ता है, वो आंख चाहिए होती है ढूंढ के निकाले. हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको ज्यादा हम पजराई देते हैं. ऑब्वियसली हम भी कुछ बैठे होते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है क्योंकि ज्यादा स्पोर्ट्स है, इसके अंदर हम बात करते हैं. हाँ, लेकिन cricket की, इंडिविजुअल आप स्पोर्ट्स की आप खुद look is talking. हाँ, लेकिन आज अच्छी बात है कि अवैस इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. हमने कहा नो क्रिकेट आज टुडे. लोगों के लिए सरप्राइज है कि अवैस जो है वो क्रिकेट के आतिफ बगैर सबीन ने मुझे कहा था वैसे क्रिकेट वाले बात करके. आपने ये टिट फॉर टैट. मैंने अपना बदला ले लिया. लेकिन मुझे एक अच्छी चीज बस इसमें ये लगती है कि यार हम लोग जब बात करते हैं ना, क्रिकेट की बात कर लें, फुटबॉल की, ये होता है कलेक्टिव गेम. आप टीम की बात कर लें ना, टीम स्पिरिट. जब आप बात करते हो ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आसान नहीं है. चाहे वो आप अरशद नदीम की बात करें, इंजर्ड हुए, खुद अपना रिहैब किया. आप शाज़िब रिंद की बात कर लो, खुद रिहैब किया. ये आसान नहीं है. ऐसे ही आपके बहुत से अपना वो भी हैं जो कि आप चाहे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर आप बात करते हैं, मैं डिसेबल पे आना चाहूंगा, जो आपने जीता है अपना, आपको पता है जो हमें ब्रायन क्रिकेट है, उसने इस वक्त वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. ये वो लोग हैं जो लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. हम यहाँ पर बैठ के एक बात करते हैं ना हमेशा कि यार अगर आप बात करते हैं, आप कर लें कि लड़के और लड़कियों की, जब हम बात करते हैं कि यार जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं उस चीज़ पे आज भी जोर देता हूँ. लेकिन लिटरली हम कभी बैठ के बात कर रहे होते हैं, चले क्रिकेट की अगर बात करूँ कि यार स्कूल क्रिकेट क्यों नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट्स क्यों नहीं है. ये ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो ब्लाइंड की बात करें, चाहे डिसेबल की बात करें, जो हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. खुदा की कसम मुझे आज भी याद है कि हमें बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए कुछ नहीं है, ना कोई बात करता, लिटरली नहीं करता. आज तक मैं खुद कहता हूँ कोई भी नहीं करता इनके लिए बात. आप स्कूल्स में हमारे चले जाएं, कोई इनके ऊपर बात नहीं करेगा कि यार अगर वो डिसेबल है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो यार उसको ग्रूम करना चाहिए. नहीं कर रहे होते. हम नहीं करते. अगर वो देख नहीं सकती या देख नहीं सकता, लेकिन वो शायद किसी चीज में अच्छा है, तो उसको मास्टर करो स्पोर्ट्स के अंदर. हमारे आज भी वो चीज स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे होते. हमारी आज भी शोएब, मैं कहता हूँ वही चीज चल रही है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना हमेशा घर से आपका, और उसके बाद जो उस्ताद है वो आपका वालिद या वालदा का हैसियत रखती है. लेकिन हमें उस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा. स्पोर्ट्स बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है. सोसाइटी हमें माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी, क्रिएट भी की जा रही हैं, आगे भी की जाएंगी, बट एट द सेम टाइम जो रियल टैलेंट आगे लाना है वो तो फिर देखिए ग्राउंड लेवल पे है ना. वो उस लेवल पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. वो स्कूल लेवल पे है, वो आपकी कम्युनिटी लेवल पे है, और उसके बाद वो टैलेंट जाहिर है आके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलेगा. एट द सेम टाइम जब सेलिब्रेशन की बात करें, स्क्वॉश को हमने बड़ा सेलिब्रेट किया 2024 में. देखिए स्क्वॉश एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने, आपको पता है, अपना नाम जो है वो बुलंद किया था. चाहे जानशेर खान की बात करें, जहांगीर खान की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गुम हो चुकी थी स्क्वॉश. लेकिन अब की जो पीढ़ी की बात करें तो राइट ट्रैक पे आपको नजर आती है. आप महानूर की बात कर लें, उसके बाद अजान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर स्कॉटिश चैंपियनशिप की बात करें, डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर जहां पर हमजा खान की आप बात करें, पाकिस्तान का नाम इन्होंने लोहा मनवाया है. और यही अच्छी चीज होती है कि जब आप एक यंगस्टर्स के अंदर, जब आपको पता है कि इसके अंदर एक स्पार्क है, उसको एक हमेशा जो एक यंग आप कर लें कि जो एक रेयर टैलेंट होता है ना, उसको सिर्फ एक पुश की जरूरत होती है कि यार उसको एक राइट डायरेक्शन चाहिए होती है. लेकिन यहाँ पर एक और भी रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे खास करके जो करता धरता बैठे हुए हैं, कि जो आपने फैसिलिटीज हमने बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, वो इनके लिए ओपन भी होनी चाहिए. सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना किसी बच्चे के लिए, खास करके चाहे वो स्क्वॉश की बात कर लो, चाहे वो आप बैडमिंटन की बात करें, पाकिस्तान में बैडमिंटन में अपना बड़ा नाम अपना बनाया है, उन बेचारों के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि जहां पर वो जाके यूज कर सके. अगर फैसिलिटी होती है तो उनको अलाउ नहीं होता. उस चीज पे बच्चा जो सा है या जिसके माँ बाप है, उस चीज पे वो पीछे हटते हैं. फेडरेशन इसमें अपना अपना काम कर भी रही है, लेकिन क्योंकि हम 2024 की जब बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन की बात करें, बट एट द सेम टाइम हम चैलेंजेस और जो इम्प्रूवमेंट जहां जरूरत है हम उसको भी कैटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. एक और गेम की बात कर लेते हैं, अब हॉकी की बात करते हैं. हॉकी में व्हाट हैपेंड इन 2024 इन पाकिस्तान? हॉकी देखें, फिर मैं वही कहूँगा जैसे मैंने स्क्वॉश की बात की, हॉकी वन ऑफ द प्राइम स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गुम हो चुका हुआ था, लेकिन वापस ट्रैक पे अब आपको नजर आता है. पाकिस्तान की बात करें,
पाकिस्तान ने वर्ल्ड हॉकी के अंदर जाके बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन आपकी जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने स्पेन को शिकस्त दी, तो वो नज़र आता था कि स्पार्क इस टीम के पास है। मुझे याद है जब कोचेस से बात होती थी वो यही बात करते हैं कि कैंप लगा हो, रेगुलर इंटरवल स्पेन के टूर्स हो रहे हैं, तो तभी जाके आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको चीज़ें नजर आती हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी इस वक्त को तो राइट डायरेक्शन के अंदर आपको नजर आ रही है। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर होता है कि अगर आप दुनिया अपना स्पोर्ट्स की बात करें तो एक वर्ल्ड हॉकी लीग एक स्टार्ट की गई थी ताकि रेगुलर आप कर लें होम एंड अवे मैचेस खेले जाएं, ताकि आपके प्लेयर्स जो उनसे हैं वो बिजी रहते हैं, स्केड्यूल बिजी रहता है, फिर आप एक सेंस में होता है जितना गेम अवेयरनेस आपको होगी उतना ज़्यादा अच्छा खेलते हो। उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है। हमें यहाँ तो मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा कायल होता हूँ कि पाकिस्तान जैसे क्रिकेट लीग आपने स्टार्ट की हुई है, फुटबॉल की कहीं ना कहीं बात होती है, हमें हॉकी की भी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे वॉलीबॉल की बात आप करें, वॉलीबॉल में आपको पता है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पाकिस्तान आ रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो साउथ एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो अपने नाम की थी और उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम ईरान को हराया था पाकिस्तान ने। और हमारे जो लड़के हैं वो डिफरेंट दुनिया की लीग के अंदर जाके खेलते हैं और एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं। अब बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था, विद कम वसाइल की बात करूं, विद लिमिटेड सपोर्ट वॉलीबॉल बहुत अच्छा काम कर रही है। वॉलीबॉल अपनी लीग अब स्टार्ट कर रही है पाकिस्तान में। यही चीज है ना, जब आप एक सारे स्पोर्ट्स को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्त मुख्तसर है, विंटर स्पोर्ट्स पे भी हमारा बड़ा फोकस अब चंद सालों से है। कहीं पर आइस हॉकी हो रही है, कुछ और मुकाबले भी हो रहे हैं, तो आप गालिबन गए भी थे कुछ इवेंट्स कवर करने के लिए भी। कैसा रहा विंटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान इन 2024? ये शोएब एक चीज़ है कि पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने खूबसूरती से बहुत नवाजा। से वो है ना कि हमें शायद ज़्यादा जो सा उसको हमने फोकस नहीं किया। टूरिज्म की बात करें, पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरीके से ट्रैक हमेशा हर साल रिकॉर्ड आपका बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं कहता हूँ कि जो टूरिज्म है, खास करके वर्ल्ड टूरिज्म की बात करें, पाकिस्तान बड़े अच्छे स्केल पे इस वक्त उसने जंप भी किया है। विंटर स्पोर्ट्स की बात करें पाकिस्तान में, चाहे वो नलतर से लेकर आप मालम जब्बा की बात करें, आइस स्केटिंग की बात करें, इस वक्त अपना वो जारी है गिलगित के अंदर। अब वो झील है, बिल्कुल आपको पता है ठंड जब पड़ती है और खास करके जो कोहरा इस वक्त पड़ रहा है तो बिल्कुल ठंडी वो पड़ी हुई है, तो वहां पर इस वक्त चैंपियनशिप जारी होती है। फिर आप उन जैसे एरियाज की बात करें, साथ ही कफ करके बता दें कि मुझे ना भेजना। हाँ, मुझे ना, इनको लेके जाएंगे हम, ये जाएंगे, इनको बड़ा शौक है एडवेंचर का। था मैं अब मुझे विंटर स्पोर्ट्स करने का यहाँ पे मैं भी जरा रुक जाता हूँ। मैं तो अब बहुत सारे लोग उम्र का मसला है ना मतलब बहुत यंग लोग अब आजकल इनका दिल करता है वो सुकून करे जिंदगी। ये तो दुनिया का ऊंचा तरीन स्टेडियम है क्रिकेट का, आपको तो लेके चलते हैं हम ना। मुझे कहीं भी ना लेके जाए। ऊंचा तरीन स्टेडियम कहाँ पे है? ये यहाँ गिलगित के अंदर बना हुआ है। मुझे उसका नाम क्योंकि टिपिकल यानी वो दुनिया का वन ऑफ दी हाईएस्ट अपना क्रिकेट ग्राउंड है इस वक्त। मैंने कहा ना, सिर्फ मसला ये होता है कि हमें जहाँ पर जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खास करके विंटर की बात करें, अगर मैं दो है नलतर को कंपेयर करूँ, एक नॉर्वे के अंदर स्की चैंपियनशिप है, सिर्फ फर्क पता है क्या है, उसको शोएब इन लोगों ने बहुत अच्छा करके बना दिया। फैंसी टाइप कर लें कि दुनिया के एथलीट्स वहां पर जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। इसको सिर्फ मैं कहता हूँ कि बनाने की जरूरत है। ये वन ऑफ दी दुनिया की तेज तरीन है, स्टीपेस्ट है, आसान नहीं है यहाँ पर। मुझे याद है कि आज भी जब नॉर्वे ऑस्लो के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसका जो हाईएस्ट है, गैस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो था कोई 210 किलोमीटर पर आवर था जो स्की जाती है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। वहाँ पे फेंक के देख लेंगे वो हाँ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है चेक करना पड़ेगा। सभी बताएगी मैं क्या स्पीड से नीचे गिरी थी वो। आप रहे, मैं जा नहीं रही, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको हम जबरदस्ती भेजेंगे आप, क्योंकि देखिए नीचे जब गिरेंगी तो बचाव की आवाज जितनी ऊपर तक आएगी तब पता लगेगा कितनी गहराई थी। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वेस्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा हमने स्पोर्ट्स का रिव्यू करने की कोशिश की है क्या क्या, लेकिन जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अचीवमेंट्स हैं कि वो इतने से सेगमेंट्स में हम कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग जिन खेलों की हमने बात की, जिनका नाम हम नहीं भी ले सके, हम खेल को सेलिब्रेट करें, इसका मतलब आपका नाम ऑटोमेटिकली उसके अंदर फॉल करता है। आप भी हमें व्हाट्सएप करें, जरूर बताएं कि आपके इलाके में कौन सा खेल आप लोग खेलते हैं जिसको पज़िराई मिली। एट द सेम टाइम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैचेस हुए, जो भी खेलों के हवाले से प्रोग्रेस हुई, आप उस बारे में क्या सोचते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने पर, स्टे विद अस। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिलस्म।
सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की मईशत के लिए 2024 कैसा रहा? जब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई पर काबू पाने की बात कर रहे होते हैं, जो नए नए स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं, इशारे अपनी जगह, लेकिन उन इशारों को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स। और ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट मार्केट पे आता है, इसकी बात भी आज हम करेंगे। थोड़ी सी बात हम स्टॉक मार्केट की भी करेंगे कि स्टॉक मार्केट के लिए साल 2024 कैसा रहा, और इसके साथ साथ सबीन जो साल का आगाज उसमें जो चैलेंजेस थे, कैसे हमने उन चैलेंजेस को समझा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ओवरऑल मईशत की बात करें तो साल जब शुरू हुआ तो हम सब ने देखा कि किस तरह से पूरी आवाम भी परेशान थी। ओवरऑल हमने देखा कि मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। जाहिर सी बात है इस दौरान फिर हुकूमत को स्टेप इन एक तरह से बहुत एग्रेसिवली करना था, कुछ हार्ड स्टेप्स भी लेने थे, उन स्टेप्स को भी लिया गया, और उसके बाद किस तरह से मईशत एक स्टेबिलिटी की तरफ गई। तो ये जो पूरी जर्नी थी, ये किस तरह से हमने काबू पाया महंगाई के ऊपर, किस तरह से हमने स्टेबल किया अपनी इकोनॉमी को। स्पेशली अगर हम डॉलर रेट की बात करें तो हम पहले कह रहे थे कि डॉलर की उड़ान आप हर हेडलाइन में देख रहे होते थे, हर चैनल के। सो उस पर्सपेक्टिव से किस तरह से डॉलर रेट को भी हमने स्टेबल किया हुआ है। इंटरेस्ट रेट की आगे जो जिस तरह से आपने बात की, सो किस तरह से 2024 में मईशत के चैलेंजेस थे, हुकूमत ने किस तरह से उन पर काबू पाया, इस हवाले से आज आबिद कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में साल 2024 कैसा रहा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जब आप इसको 22 या 23 के साथ कंपेयर करते हैं, स्पेशली 22 में हमें मालूम है कि उस वक्त तकरीबन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। 23 में हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उसने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए। IMF का एक प्रोग्राम जो था वो हमने बिल्कुल स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ। और 24 के आगाज़ में इलेक्शन से पहले काफ़ी सारी तशवीश जो थी वो पाई जा रही थी कि पता नहीं इलेक्शन के बाद पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरीके से मईशत को लेके चलेगी। लेकिन 24 को अगर मैं अब देखूं और कंपेयर करूं पिछले सालों से, पिछले 2 सालों से, तो मेरा ख्याल है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी जो बड़े इशारे थे उनमें नुमाया इम्प्रूवमेंट देखने में आई। फॉर एग्जांपल आज अगर हम स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो उनमें 3 गुना इजाफा हो चुका है। कोई $12.25 बिलियन के रिजर्व्स हैं जो कि साल के शुरू में अगर हम देखें तो वो ये हमारा टारगेट भी कुछ ऐसा ही था, यानी कि जाहिर है कि टारगेट भी कुछ ऐसा ही था। इसी तरह से इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि कीमतें कम हो गई, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो उसमें कमी आ गई कि 100 रुपए वाली चीज जो थी अगर वो 150 की थी पिछले साल, तो उसमें सिर्फ कुछ 10 या 20 रुपए इजाफा हुआ। तो कीमतों में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से कि पिछले सालों में हुआ। तो इन्फ्लेशन में नुमाया कमी देखने में आई। इसी तरह से जब इन्फ्लेशन में कमी आती है तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आता है। और सबसे बढ़ के जिसका आपने भी अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया वो डॉलर का रेट। ये डॉलर का रेट जो था ये हर एक को तो काबू नहीं आता, हर एक को इम्पैक्ट कर रहा था। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके इम्पोर्टर हैं, आपके एक्सपोर्टर हैं, हम सब लोगों को इसलिए इम्पैक्ट करता था कि वो जो डीजल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस है, गैस की प्राइस है, जब आपकी एनर्जी इम्पोर्ट होके आती है तो आपका ताल्लुक किसी भी इनकम ब्रैकेट से है, डायरेक्टली डॉलर की जो उड़ान थी वो अफेक्ट कर रही थी। तो उस पर हमें मानना पड़ेगा कि पिछले 1.5-2 साल में हुकूमत ने और SIFC ने मिलके जो डॉलर की स्मगलिंग, डॉलर की होर्डिंग, मनी चेंजर्स की जो मैल प्रैक्टिसेस थी उसको जो उन्होंने कंट्रोल किया, तो उसके नतीजे में आप देखिए कि पिछले 1.5 साल से डॉलर जो है वो एक मुस्तहकम रेट पे खड़ा है। और ये जो सर्टेनिटी होती है यही बाद में फिर आपको बाकी जो मुआशी तरक्की है उसकी सिमत लेके चल रही होती है। इसमें एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो IMF के साथ जो प्रोग्राम किया गया और उसमें जो कुछ नॉन पॉपुलर डिसीजन हुकूमत को लेना पड़े। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस तरह के फैसले करे जो उसकी पोलिटिकल पॉपुलैरिटी को हिट कर रहे हो, लेकिन जब आप मईशत को बचाना चाह रहे होते हैं तो आपको लामहला तौर पे उस तरह के फैसले जो है वो करने पड़ते हैं।
وہ لوگ جن کا معیار زندگی جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, تو اب ٹیکس ڈاجر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ 20 And I think this was the most required thing in Pakistan. یہ تقریباً ہر حکومت کوشش کر رہی ہوتی ہے, اور پھر پولیٹیکل ول نہ ہونا یا اس میں کچھ ایسی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالنا جو کہ جال سے بہت بڑی ہوتی ہیں, مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ وہ تمام طبقات جن کو جو کس وقت ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پہ ایک میکسیمم بوجھ آ چکا ہے. کیونکہ یہی بات کی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور کتنا بوجھ ہم برداشت کریں گے, آپ ان سے کیوں نہیں لے رہے, ٹیکس نہیں دے رہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو IMF کا جو نیکسٹ ریویو ہے جو کہ فیبری مارچ میں ڈیو ہے, تو اس سے پہلے میں توقع کر رہا ہوں کہ نئے سال کے آغاز میں کچھ یہ ٹیکس ڈاجر جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, چونکہ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے بلکہ یہ IMF کی ایک کمٹمنٹ بھی ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کر رکھی ہے کہ ہم کس طریقے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, ٹیکس ڈاجر کو اس میں لے کے آئیں گے, انفارمل انڈاکومنٹڈ اکانومی کو کیسے ہم آہستہ آہستہ ڈاکومنٹ کر رہے ہوں گے. جو انکم ہے ایگریکلچر پہ, تو اس کا مطلب ایگریکلچر ٹیکس نہیں, اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں کہ کاشتکار یا ایک عام ذمہ دار جو ہے اس پہ ٹیکس لگ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی زراعت سے انکم میں خاص تھریشولڈ سے اوپر ہے تو پھر لگے گا, جو کہ بہت کم پرسنٹیج ہے. ہمارے 80% جو اس وقت لینڈ ہولڈرز ہیں ان کی جو ٹوٹل لینڈ ہولڈنگ ہے وہ تو اس وقت اس لیول سے آلریڈی نیچے ہے. تو جن کی سال میں اتنی آمدنی ہوگی کہ وہ ٹیکس میں جائیں تو ان پہ ٹیکس لگے گا, اور اس کو ہم عام کاشتکار کا مسئلہ بنا کے پچھلے 75 سالوں سے اس کو اوائڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ عام کاشتکار کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس لیے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ٹیکس آن ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہتے ہیں یہ نہیں کہ 2 ایکڑ والا 5 ایکڑ والا یہ والا جو کاشتکار ہے یہ ٹیکس میں آئے گا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کی لینڈ ہولڈنگ ایک خاص حد سے اوپر ہے اور اس کی کیپیبل ہے انہیں کو ہی لایا جائے گا, اس کے اندر کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اٹس انکم ٹیکس نا, جیسے ہمارے جس طرح ہوتی ہے, تو سلیب ہیں, تو جو جن کا اس سلیب سے اوپر ہوگا اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اسی طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی جو ہے اب PIA کے یورپ میں روٹس بحال ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کافی آسان ہو جائے گی, چونکہ اس سے پہلے جو ایک میجر چیلنج تھا جو پچھلی پرائیویٹائزیشن اٹیمپٹ میں وہ یہ تھا کہ یورپ میں اس کے روٹس جو تھے PIA فلائی نہیں کر سکتی. تو ظاہر ہے کوئی بھی انویسٹر وہ اس طرح کی انٹرنیشنل ایئر لائن پہ انویسٹ نہیں کرے گا جس پہ پاس بزنس ہی جس میں کوئی پابندی ہو, پابندیاں ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ 2025 میں جو میجر اس وقت تک 24 کی اچیومنٹ تھی اس پہ اب کیپٹلائز کرنا ہوگا, اور جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے ساتھ رہے گا اور جس کو اس پہ قابو پانا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاشی ترقی جو ہے جاب کریشن میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے. تو ایک تو ہو گیا کہ آپ نے وہ ایمرجنسی فیز میں تھے, ایک کوما میں تھی معیشت, اس کو سنبھال لیا. اب یہ ہے کہ اب اس سے فائدہ جو ہے مجھے آپ کو بازار میں بیٹھے جو لوگ سب کس طرح دیکھتے ہیں آپ 2025 کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں 24 میں ہم نے اسٹیبلٹی کی طرف ہم ایک طرح سے گئے, ہم نے دیکھا جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ چیزوں کو ایک حد تک ہم نے اسٹیبل کر لیا, اس اسٹیج سے ایمرجنسی اسٹیج سے ہم نکل چکے ہیں. کس طرح آپ 2025 کو اس وقت دیکھتے ہیں, کیا چیلنجز ابھی ہوں گے؟ 25 میں آپ کے 3-4 میجر فیکٹرز ہیں جو کہ سارے صورتحال پہ اثر انداز ہوں گے. پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہوں گے. IMF کا جو ریویو ہوگا وہ IMF بورڈ میں جاتا ہے. IMF بورڈ میں امریکہ کس طریقے سے اس بورڈ میں آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف یا نیوٹرل ہوتا ہے, یہ بہت امپیکٹ کرے گا آپ کا IMF کے پروگرام کو. دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. ہم نے دیکھا 2022 میں ایک فلڈ نے پاکستان کی سال ہر سال کی ترقی کو اپنے ساتھ وہ ریلے میں بہا کے لے گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کتنے تیار ہیں 2022 میں, اور یہ جو ایکسٹریم ویدرز ہیں ان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. خدا نخواستہ کو اس طرح کی سچویشن تو نہیں آتی, یا اس کو کیسے منیمائز کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا اس کے لیے ابھی سے ہم کیسے تیار ہو رہے ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چائنا کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. اس وقت ایک آئیڈیل ٹائم ہے جو یورپ اور کینیڈا اور امریکہ میں چائنیز گرین ٹیکنالوجی پہ جو پابندیاں لگیں, تو چائنا اس وقت نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہا ہے. پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں, ہسٹورک ریلیشن ہے, اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ یہاں پہ سولر پینلز, EV گاڑیاں جو نئی ٹیکنالوجی ہے
उसका फ़रोग ना पाए, चूँकि चाइना को अब नई मार्केट चाहिए और पाकिस्तान एक नई मार्केट है, उसके साथ बिल्कुल नेक्स्ट डोर है जिसके हिस्टोरिक रिलेशन भी हैं। तो हम कितने तैयार हैं, ऑलरेडी हमारा ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत बेहतर है और इम्प्रूव होना तो हम भी देख रहे हैं कि हम उस ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कितने वो प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम उस ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि हम अपनी जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको कम कर रहे होंगे। अगर हमारी बिजली की कीमतें कम हो जाती हैं, अगर हमारी ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम हो जाती हैं, तो जाहिर है कि आपका जो डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कितने तैयार हैं अपनी नौजवान नस्ल को, ह्यूमन कैपिटल में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी यंगस्टर हैं, ये हमारा फ्यूचर नहीं, ये हमारा आज है। फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, लेकिन यंगस्टर हैं जिन्होंने कि आज की भागदौड़ संभालनी है। तो उनको हम कितना प्रिपेयर कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक प्रोडक्टिव फोर्स बनने के लिए। तो जो हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो हमारे लिए डिविडेंड भी बन सकता है और खुदा न खास्ता उनके लिए जॉब्स ना हो, उनके लिए एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज ना हो, तो लाइबिलिटी बन सकता है। तो नए साल में ये 3-4 चीज़ें जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जो चैलेंज भी हैं, और ये हमारी मुईशत को किस सिमत में जाना है उसको डिफाइन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमें चैलेंज पता होगा तो हम ज़रा आगे बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर के जो चैलेंजेस हम सबके सामने हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं इंटरेस्ट रेट की भी करना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट जो कि अब तकरीबन 13% पे आ चुका है ड्रॉप होके, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब अगले 6 महीने में वो सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। अभी जितना ड्रॉप हो, इसके क्या इम्पैक्ट आया 2024 के एंड पे, और जो आगे हम एक्सपेक्ट करें सिंगल डिजिट, उसकी वजह से फिर क्या क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा होता है इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने का वो तो हुकूमत को होता है। हुकूमत सबसे बड़ी बोरोवर है इस वक्त कमर्शियल बैंक्स की। तो जो हमने अपने सूद की अदायगियाँ जो हमारे सबके टैक्सेस से जाती हैं, हुकूमत के पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो उतना सूद जो वहाँ से जो उसको सेविंग होगी उसको वो सोशल सेक्टर पे लगा सके, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। दूसरा जो इसका बड़ा एडवांटेज आएगा वो ऑब्वियसली आपके जो कारोबार हैं। आप देखें कि पिछले 2-3 सालों से जब इंटरेस्ट रेट टॉप पे चला गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नई लिक्विडिटी आना बंद होगी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने गाड़ियां लीज करना बंद कर दी। रियल स्टेट जो थी वो उसकी खैर और भी वजूहत है, लेकिन एक वजह ये भी उसमें आई। तो वो जो हम जॉब जनरेशन की बात कर रहे थे पिछले सवाल में, कि इस सारी इकॉनमी के बेहतर सिमत में जाने का जब एक आम शहरी को तभी पता चलता है जब जॉब क्रिएशन होती है। तो जॉब क्रिएशन में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत मैटर करता है कि अगर ये नीचे होगा तो जाहिर है कि कारोबार होगा तो उसमें लाइवलीहुड्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, और रोज़गार के मौके मिलेंगे तो हम सबको तरक्की होती हुई फील होगी। मईशत आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हम मईशत को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी के चैलेंजेस थे साल की अगर बात की जाए, लेकिन उसको किस तरह से केटर किया गया, उस एमरजेंसी स्टेट से हम निकले और अब स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे चीजें बेहतर होंगी ताकि हम अपने मुल्क का सोच सके, हम अपनी आज की जनरेशन का सोच सके, और जिसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। नॉट जस्ट गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेटअप, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इसमें अहम रोल होता है। एज एन इंडिविजुअल हम सबका बड़ा अहम रोल होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स।
वेलकम बैक जुरासिक पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं 2024 की कि किन किन सितारों के लिए वो बड़ा अच्छा साबित हुआ शादी के पर्सपेक्टिव, जो हम पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि पर्सनल लेवल पे उनके लिए कितना अच्छा साबित हुआ। जिनकी शादी की तस्वीरें या अनाउंसमेंट जब भी आई तो लोगों ने बहुत ज्यादा उसको पसंद भी किया और एकदम इंटरनेट पे धूम भी मच गई थी। किसी की तो शादी की सिर्फ एक पोस्ट आई और किसी की शादी पूरा पूरा 1 महीना छाई रही। हाय 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 ये हाय। 2 अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने इस साल रहे हैं। अच्छा, लोगों ने दोनों को अलग तरीके से हर बंदे ने उसको अच्छा, लिया। इसमें आप सभी नहीं देखें, जिसने नहीं बताया, जिसने बिल्कुल एक क्लोज्ड सेरेमनी रखी, बस फैमिली गैदरिंग रखी, एक निकाह किया एंड वलीमा, बिल्कुल सादगी से इस मामले को रखा, बहुत क्लोज गैदरिंग के साथ। लोगों ने कहा सानू दसिया ही नहीं। अच्छा, जिसने बहुत ज्यादा किया, जिसने बहुत शो ऑफ किया, वहां पर डॉलर्स की बरसात भी हुई, वहां पर शेयर के तोहफे भी दिए गए, क्लाशनकोव भी दी गई एंड व्हाट नॉट। वहां पे क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इतना शो ऑफ, व्हाई इज दैट सो। सो दोनों हाल में क्रिटिसिज्म तो हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये साल किस एक्टर के लिए क्या रहा, कितनी शादियां हुई, एट द सेम टाइम उन तमाम लोगों को भी आज हम याद करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम इंडस्ट्री के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बहुत मायने भी रखता है। एट द सेम टाइम हम ये भी जरा देखने की कोशिश करेंगे कि मीडिया स्टडीज का रुझान पाकिस्तान में कैसा रहा 2024 में, कि किस तरह से हमारे यंगस्टर्स अब परस्यू कर रहे हैं डिग्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, और उनके लिए आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि उनका इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मरियम ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मरियम, आपका अपना 2024 कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह शोएब एंड ज़बीन, इट वाज वंडरफुल। आई थिंक जितने हर साल हम जितने नए वेंचर्स, जितनी नई बिगिनिंग्स कर सके, ऑल द बेटर, यू नो। तो इट वाज रियली गुड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2025 नाउ इंशाल्लाह। ग्रेट। अच्छा, अब जो मैंने आगाज में बात की कि 2 तरह की शादियां में नजर आई ना, एक जो शादियां ही एक जो शादी जो कि लगे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और एक शादी की अचानक से पता चलता है कि शादी हो गई। आई थिंक पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ ना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, वेडिंग सीजन इज परमानेंट, तो इट वोंट बी रॉन्ग, है ना। होती ही रहती है। और हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, मतलब वो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ ही होता है। मतलब वो कहते हैं, किसी ने बड़ी गहरी बात की है कि पूरी दुनिया में लोग शादियों पे खुशियाँ मनाते हैं, हम चाचियाँ, फुफियाँ, मामियाँ मनाते हैं। ये होता भी है sometimes। तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिटिसिज्म भी हुआ, अप्रिशिएट भी किया लोगों ने, आई थिंक ओवरऑल लोग खुश काफ़ी हुए देख के। अभी रिसेंटली जो शहरियार मुनव्वर और आई थिंक माहीन सिद्दीकी की जो चल रही इवेंट्स, आपने देखा होगा कितने ज्यादा उसमें अभी भी, आई थिंक इट्स नॉट कंप्लीटेड येट। नहीं, खत्म हो गया, चल रहा है, शादी तो हो गई, रुखसती हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ आई थिंक पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड। मे बी कोई पोस्ट वेडिंग इवेंट रख लें, सभी नेवर नो। लेकिन इसमें भी एक बात है कि इन दोनों की शादी से मुताल्लिक होता ना कि बहुत पहले से हाइप क्रिएट हो जाती है, इनकी नहीं क्रिएट हुई। नहीं था कितना नहीं था सभी, अरे बहुत ज्यादा था। लेकिन जब से इवेंट शुरू हुए तब से तो काफी ज्यादा, आई थिंक वो तब से बहुत ज्यादा हुआ, बट एवरीबॉडी न्यू के हाँ दे आर एंगेज्ड और दे आर गेटिंग मैरिड इन दिस। मुझे तो अब यकीन 2 महीने पहले पता भी नहीं था। नहीं था। लेकिन मैं बहुत आउटडेटेड हूँ ज़मीन। आई थिंक कुछ सेलिब्रिटीज ने उनकी ढोलकी भी होस्ट की, वो भी काफी अच्छा रहा। किसी ढोलकी में गई हो, किसी ने बताया? मैं नहीं गई, बिल्कुल मैं इनवाइटेड भी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं मैं एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन हमें जरूर पता है वो हमारे स्टार्स हैं, तो दे एग्जिस्ट। और लोगों ने अच्छा इस जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया, नो डाउट, बहुत। एंड आई थिंक फैशन ट्रेंड से लेके तो इवेंट डेकोर, एवरीथिंग, दिस इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर द न्यू ईयर, है ना। नो डाउट वो भी था। फिर आई थिंक द ईयर बिगैन विद किसका, शोएब मलिक एंड सना जावेद। उसके बाद उमैर जसवाल ने तो आई थिंक इस शो पे ही आप लोगों को बताया था। शादी की डिटेल्स यहाँ पे शेयर की, पोस्ट कर चुके हैं हाँ, इंस्टाग्राम पे, बट इन डिटेल उन्होंने बात हमारे शो में की। दैट वाज द फर्स्ट शो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जब आवाज में बात भी की। तो वो देखे ना, वेडिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग एवरीवेयर, तो वो भी है। उसके अलावा आई थिंक हिना रिजवी हैं, अर्शिया रजी हैं, तो काफी ज्यादा वेडिंग्स में होता रहा इस साल आई थिंक। तो सितारे जो हैं वो चमक रहे हैं और एक साथ भी चमक रहे हैं, एक साथ भी चमक रहे हैं, और आई थिंक इतनी सारी आवाम को भी उन्होंने कॉन्स्टेंटली एंटरटेन रखा हुआ है। और फिर जो सोशल मीडिया स्टार्स की शादी की अगर हम बात करें, एक तो रजब भट्ट की शादी जो कि हमने देखा कि चलती रही। अच्छा, उसमें भी डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के, लोगों ने बट डिफरेंटली हर बंदे ने उसको परसीव किया, जो कि हर किसी का राइट है, अपना राइट है भाई। आप किसी को धूम धड़के वाली शादी पसंद है, जिसको पसंद है उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, जिसको नहीं पसंद उसने कहा अच्छा ये इतना पैसा जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। बट अगेन हर एक ने अपना पैसा खुद कमाया हुआ, उसकी मर्जी, वो अपनी शादी पे जितना मर्जी उसको करे। एट द सेम टाइम नहीं, आई यू नो लेट मी बैलेंस ना कि उसमें जो एक पर्सपेक्टिव जिसको ऑब्वियसली मैं भी सपोर्ट करती हूँ, और वो ये पर्सपेक्टिव है कि आप
जब इस तरह की शादियां करते हैं तो आप एक ट्रेंड सेट करते हैं और वो जब आप ट्रेंड सेट कर देते हैं तो वो उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है जो तमाम लोग एक बहुत छोटी शादी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। सो ये आपके शौक के उसमें मुझे लगता है कि कहीं कहीं जहां पर आपने उसको ट्रेंड नहीं बनाना, लोगों ने बड़ा आइडियलाइज भी किया कि इतने पैसे उड़ा रहे जी। अच्छा, अब वो जो कि अपनी बीवी से वो कितना प्यार करता है इस चीज के ऊपर भी, अच्छा सिर्फ ये इस शादी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करी, जनरली मैं एक डिस्कशन जरूर करना चाहूंगी इसके ऊपर शुएब, कि किस तरह से लोगों ने अब वो प्यार को उसके लिहाज से आइडियलाइज करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर कोई शख्स पैसे नहीं उड़ा सकता तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। I would like to add something here. It's not just restricted to weddings. जो हम किसी से आम मिलना मिलाना होता है ना, अपने रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो कितना अरसा डिले होता जाता है बिकॉज यू हैव टू टेक समथिंग, गिफ्ट्स लेके जाने, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। आई थिंक इन सब चीजों को छोड़ना, ये अच्छे वाले कस्टम्स और रस्म रिवाज लेके चलना चाहिए, ये वाले छोड़, मिलने पे ज्यादा जोर रखें। हाँ, एग्जैक्टली, मुलाकात करें, जो आपकी हैसियत है उसके साथ आप करना चाहते हैं करें, नहीं भी आपको लेके चीज जाता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप जो वक्त दे रहे हैं उससे ज्यादा प्रीशियस क्या हो सकता है, आप जो दुआ दे रहे हैं उससे ज्यादा प्रीशियस क्या हो सकता है। और जो सबीन से पहले बात करती, जस्ट एक जुमले में हम ये जरूर ऐड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आयद होती है, हमें अपने आसपास के हालात देखने होते हैं, ये हमारे ऊपर बिल्कुल इसका सवाल होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं किसी एक शादी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जिस तरह आपने कहा कि किसी भी और इवेंट पे हम ये देखते हैं जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, और उस इम्पैक्ट अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये जाहिर है गलत चीज है हमारी सोसाइटी के एतबार से। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, आप जो कर रहे हैं, जो आपका एक्ट है वो समटाइम्स आपका जाती एक्ट नहीं होता, वो किसी और को इम्पैक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम हम दुआ भी करते हैं तमाम नए शादीशुदा जोड़ों के लिए भी, आप खुश रहें, हमेशा खुश रखें सबको जी, खुश रखें। लेकिन आई थिंक मिलने मिलाने पे, खुशियां बांटने पे जोर रखें, रात स्पेंड करने पे। और इसमें जो सादा शादी करें, मैं बिल्कुल कहता हूँ बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, सादगी से करें। अच्छा, सबीन सहर जावेद चावला भी रिसेंटली उन्होंने एकदम एक पोस्ट लगाया ना कि शी गॉट मैरिड। अच्छा, बड़ा लोग उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सादा से कपड़ों में गई थी, हमने मस्जिद में निकाह किया एंड दैट्स इट, दे गॉट मैरिड। सो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम बहुत चैनल्स पे हम प्रोग्राम भी मेहनत किया उनके साथ, तो इसलिए मुझे पर्सनली ये एक्ट बहुत अच्छा लगा कि आप बिल्कुल उससे थोड़ा सा पर्सनलाइज रख रहे होते हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं ये बात करूं कि जब किसी पे आपको लगता है कि उसका अगर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कि बोझ फील होगा, उसको अच्छा मैं भी ऐसे करूं, तो फिर ये गलत बात होती है। अच्छा, आगे बढ़ें तो अभी थोड़ी सी बात हम उनकी भी कर लेते हैं मरियम साहिबा के, जब हम शोबिस सितारों की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने इतना काम किया, इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी, उनका काम आज भी बोलता है, और इस साल हमसे बिछड़ भी गए। तो बिछड़ने वालों को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो बिछड़ गए उनका काम आज भी याद है। बिल्कुल, खालिद भट्ट साहब हैं, बहुत बड़ा नाम, पीटीवी से ही आगाज किया, राशिद डार साहब, अंधेरा उजाला। आई थिंक हम बचपन से ये जो सारे ड्रामाज है इस तरह के पीटीवी के, कितना हम लोग देखते हुए बड़े हुए हैं। मुझे तो याद है कुछ और नहीं तो एक वो न्यूज़ का बचपन में हमेशा हम सब के आई थिंक फादर्स जो हैं वो देखते थे, और वो तस्कीन जफर साहिबा जो हैं, बिल्कुल उनका भी एक बड़ा आई थिंक आइकॉनिक किस्म का पीटीवी के साथ उनका था, उनको भी हमने इस साल जो है, शी इज़ नॉट देयर। बैप्सी सिडवा, नॉवेलिस्ट, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने वर्ल्ड ओवर जितना पाकिस्तान के नाम में कंट्रीब्यूट किया। हम कितनी सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं और सारा ये तो शी पास्ट अवे माशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ गुजार के अच्छे से, और इतने नॉवेल्स उनके आइस कैंडी मैन है, वाटर है, कितना सब कुछ पे फिल्म्स बेस हुई, एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी उनकी पर्सनल जो कंट्रीब्यूशन थी वो अपनी जगह, बट पाकिस्तान का नाम साथ साथ उनके हमेशा गया वर्ल्ड ओवर, तो वो काफ़ी बड़ा लॉस था इस साल वो भी। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है देखें म्यूजिशियन जो ताफू साहब हैं, वो बिल्कुल मैडम नूरजहां का आई थिंक मैंने भी अगर बचपन से वो गाना सुना हुआ ना, वो जो सुनवे बिलोरिया ख्वालिया, वो मतलब उनकी कॉम्पोजिशन थी। फिर उसके अलावा अब्दुल्ला चली साहब हैं, कितने उन्होंने मतलब गाने लिखे हैं बड़े बड़े सब हमारे म्यूजिशियंस के लिए। इस तरह कितने सारे लोग हमने इस साल जो है इन्हें खो दिया। लेकिन ज़ाहिर है उनका काम जो है वो अभी तक आज तक है और वो रहता है, उनके काम को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हम करते हैं। मैं नाहिद अंसारी साहब हैं, आप शेफ, इतना ज़्यादा उन्होंने कुकरी वगैरह के उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आई थिंक कंट्रीब्यूशन है, और हमारी जो टीवी के साथ एक फैमिली की पीटीवी के साथ स्पेशली आई थिंक बचपन से जिस तरह देखा है, बड़े बच्चे सब देखते आए हैं, तो काफ़ी उसमें
इनका भी वो था कंट्रीब्यूशन जो है बहुत वो ज़्यादा ऑब्वियसली था, रहा जी। भी है। अच्छा, ऐसे में मरियम आप जरा क्योंकि हम सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली अब बहुत सारे नाम हमें, मुझे पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता कि देखिए शादी और उसको डिस्कस करना ऑनेस्टली, और कोशिश हमारी ये होती है, हमारी शो का ऐसा फॉर्मेट भी नहीं होता, ओवरऑल भी हम पूरी कोशिश करते हैं जो है खुश रहे अपनी जिंदगियों में, बस जो करना है करें और जरा प्रोग्रेस की मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, अब हमने देखा कि नए लोग भी काफी आना शुरू हो गए हैं एंड देन अब इसको काफी टाइम से हम अगर देखें तो मीडिया स्टडीज, मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, ये काफी ज्यादा बच्चे अब इसको ऑप्ट करने लगे हैं। अभी अब हम जैसे बात कर रहे थे जो लोग बिछड़ गए, उनमें एक तलत हुसैन साहब, जी, आपने मीडिया स्टडीज की बात की, ही इज वन ऑफ दोज पीपल, बहुत कम थे जो उनके जमाने में जो पढ़ के बाकायदा आए थे और उसके बाद ही वॉज इन दिस इंडस्ट्री। अब तो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड इस तरफ। आई थिंक बच्चे, आपने मैस कॉम का कहा है, उसके अलावा प्योरली मीडिया स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं है, उससे पहले से शुरू हो रहा है। मतलब ए लेवल के सब्जेक्ट ऑप्शंस में आपका मीडिया इतना इट्स ऑन द these days, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स बच्चे ले रहे हैं साथ ही ले रहे हैं, बिकॉज देखिए ना, मीडिया इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू टेलीविजन मीडिया या रेडियो या सोशल मीडिया, सारे कंबाइंड। तो कितना उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एंड सो मेनी किड्स आई नो दीज डेज जो अपने अंडर ग्रेड करते ही not just that they're studying but they're also making projects, और काफी आपको देखेंगे आजकल आई थिंक अच्छा है, प्लेटफॉर्म्स भी उनको काफी अवेलेबल है ऑनलाइन भी, और अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से भी अब, क्योंकि अब सोशल मीडिया के आते ही ये लोगों का एक खत्म हो गया है कंप्लेन करना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं If है। you have talent, you have the phone and internet, use it. Absolutely, you use it, and if your content, if your creation, whatever you've made, if it is good, तो वो आपका definitely then people want to see आप वो more of consume your करते work। हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर Thank द you डे। so much आपने for साथ having दिया हमारा इस सेगमेंट के लिए, और हम ना सिर्फ अपने मीडिया इंडस्ट्री का जो ये साल है उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, पर ओवरऑल अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें कि आगे आने वाले सालों में जिस तरीके से हम नए आने वालों को देख रहे हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर भी हमने जिक्र किया। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक। साल 2024 का आखिरी दिन, आज हमारा लास्ट शो है ये इस साल का, और ज़ाहिर है इस पर हमने आज इससे पहले भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया, तो मैंने और सदीन बल्कि हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा इस साल को सेलिब्रेट भी करते हैं। जब बात सेलिब्रेशन की हो तो ज़रा म्यूज़िक के बगैर वो अधूरी सी होती है, और जब बात म्यूज़िक की हो तो पाकिस्तान की हो तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो जब हम म्यूज़िक की दुनिया की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने कहें ना कि हमारे वन ऑफ द फेवरेट, उसमें जब हम एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि है वायलिन, बिल्कुल मैं और सभी ने बड़ा एंजॉय भी किया है जब हमने वायलिन सुना भी है। और इसमें अगर वायलिन की बात करें तो उस्ताद रईस साहब का नाम तो सबसे पहले आता है, और परफॉर्मेंस उस्ताद रईस साहब एग्जैक्टली और किस तरह से हमने बड़े बड़े इवेंट्स में, चाहे वो स्टेट इवेंट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी लेवल के ऊपर उस्ताद रईस हमेशा वहाँ पर सबसे आगे में नजर आते हैं। और हमेशा कुछ जो लोग जिनको बस वो म्यूजिक का कहते हैं ना, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सो वो लोग जो समझ ना पा रहे हों, जो इससे पहले उन्होंने ऐसा म्यूजिक ना सुना हुआ हो, कनेक्ट कर जाते हैं फौरन। लेकिन आज हम जरा उनसे ही जानने की कोशिश की कि 2024 उनके लिए कैसा रहा। ये तो पहला सवाल हमारा पहला सवाल आज हम मैंडेटरी गेस्ट रख रहे हैं। एट द सेम टाइम 2025 में उन्होंने क्या सोचा हुआ है, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है जब उस्ताद रईस हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत सारी उनसे आज हम धुनें सुनेंगे। एब्सोल्युटली। तो उस्ताद रईस से हम बात करें, 2007 में इनको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, और 2016 में सितारे इम्तियाज से माशाल्लाह नवाजा गया, और फिर 23 मार्च 2023 को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया माशाल्लाह, और ये सबसे बड़ा सिविल एजाज है। उस्ताद रईस इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतने एजाज हैं, कोई टारगेट तो नहीं सेट किया हुआ था आपने आपके अगले साल के लिए, कुछ और सोच लिया है 25 में क्या करना है? ये सवाल है मेरा, लेकिन पहले बताएं 24 कैसा गुजरा है? यकीन माने 24 जो है बहुत ही अच्छा गुजरा है, बड़ा खुशगवार। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी अमान में रखे और सबके लिए अच्छा अगला वक्त गुजरे। लेकिन 24 बहुत ज़बरदस्त, बहुत
फर्स्ट क्लास काम That's great. फर्स्ट क्लास गुजरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, धुन से आगाज ना करें? एग्जैक्टली मैं यही चाह रही थी कि जरा धुन से आगाज करते हैं, जो सबसे पहले आप सुनाना चाहें। तो फिर क्योंकि कल नया साल शुरू होगा, तो एक पैगाम मेरा नहीं है, जिसने लिखा है, लेकिन बातें बड़ी खूबसूरत है इसमें, वो मैं चाहता हूँ कि पैगाम दूँ कुछ लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे। उसके बोल है, ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, और मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। तो ये मैं इससे आगाज करते हैं। वंडरफुल जी। आप देखिएगा कि कैसे सुर बिखेरेंगे उस्ताद रईस साहब इस सेट पे। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात अमेजिंग। है। और बड़ा अच्छा आगाज उन्होंने किया एक पैगाम के साथ, और उसको इस धुन की सूरत में आपके सामने रखा है उन्होंने। और मैं ये पूछना भी चाह रहा था आपसे, कोई नई धुन जब आपने वायलिन पे सेट करनी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही लफ्ज यूज कर रहा हूँ, सेट ही कहूंगा मैं इसको, जी। तो इसके लिए कितना वक्त आपको लग जाता है? उस्ताद तो हैं आप, पर फिर भी वक्त तो लगता होगा जी ना? जी बिल्कुल लगता है। देखिए, जो नई धुन सेट करनी होती है ना, वो लफ्ज सही इस्तेमाल किया आपने। अब इसको मैं आसानी से समझाता हूँ। जब कोई नई ट्यून, कोई नई कंपोजिशन, नई धुन, यानी नई भी कोई भी नया म्यूजिक तरतीब दिया हो, कंपोज किया हो, वो उससे पहले तो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने सुना नहीं, वो बनाई नहीं। एक नई धुन बनी और वो मंजर पे आई, तो फिर वो मेरे कानों तक पहुंची। सही। तो जब वो मेरे कानों में पहुंच गई, उसके सुर और लय मेरे दिल दिमाग में आ गए, तो फिर वो तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। वो इतना आपका बॉडी और वायलिन का कनेक्शन जी, है। जबरदस्त। और रियाजत और सुर और लय की समझ जो जब किसी को होती है, सुर और लय जो है, बीट जो होती है, उसकी समझ जब आपको आ जाती है, तो जैसे ही आपके दिमाग में ट्यून गई, और फिर वो इधर ट्रांसफर उंगलियों पे आसानी से आ जाती है। इसलिए ये वो काम कहते हैं ना, जिसका काम उसी को समझे, तो वो बस काम आता है और हो जाता है। रियाजत अभी भी कितनी करते हैं? देखें, हमने तो उस्तादों से ये सुना हुआ है, जी मेरे उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब उस्ताद थे, उस्ताद फतेह अली खान सितार नवाज। बिल्कुल। तो उनसे भी और साथ जितने गुजरे हैं, उनसे हमने ये सुना हुआ है कि सारी जिंदगी रियाजत, चाहे आप सुपरस्टार टॉप पे चले जाएं, रियाजत एक अलग चीज है। वो क्या है कि आप अकेले में बैठ के अपनी चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। म्यूजिक की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तान है, गमक है, ये उसके नाम है मौसीकी के, जिसमें रियाजत करनी पड़ती है। सारे गामा पाधानी सा सानी धमा मागरेता अपनी जगह, राग, ताल, स्केल, और फिर उसमें तान, गमक, जमजमा, ये सारे इसके सिंफ हैं। ये सारों की रियाजत करनी पड़ती है ताकि हाथ चलता रहे। और ये भी हमने सुना है कि जिस वक्त आप 2-3 दिन रियाजत ना करें, तो आप 15 दिन पीछे चले जाते हैं। अच्छा। ये बातें समझ में नहीं आती थी। जिस वक्त थोड़ा सा वक्त गुजरा, जिंदगी गुजरी करते करते, तो समझ में आई कि वाकई ये चीजें होती। तो रियाजत करनी चाहिए। चाहे मैंने अपने वालिद साहब को देखा,
वो बड़ी उम्र हो गई थी उनकी, वो तब भी सितार लेके घर में बैठते थे। मैं, आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ, रियाजत नहीं करता मैं, मुझे रियाजत करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने एक अपना ही एक नया एक चीज बना ली है कि मैं रोज कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हूँ। तो रियाजत ही होगी, ये बात हो गई, परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस होगी, रियाजत की रियाजत होगी। या हम अगर अपने पे से रेप्लिकेट करें, हम रोज चूंकि शो करते हैं, हमारी रियाजत हो जाती है, काम भी हो जाता है। डिस्कनेक्ट नहीं आप होते ना, डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बड़ा 2-3 घंटे, इंपॉर्टेंट 1.5 घंटा डेली किसी रिकॉर्डिंग की सूरत में, किसी परफॉर्म, किसी स्टेज की सूरत में, यहाँ पे भी बैठा हूँ, शाम को मैंने कहीं परफॉर्म करना है, तो वो मुख्तलिफ चीजें आप बजा रहे होते हैं। फोक ट्यून्स है, फरमाइशी प्रोग्राम है, अपनी है, क्लासिकल है। नहीं तो जब फरमाइश की यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम की बात है, जहाँ जाते होंगे वो तो ढेर सारी फरमाइश, सबसे ज्यादा फरमाइश किस धुन की होती है? मुख्तलिफ धुनें हैं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है ना। कोई पंजाबी धुन सुनना चाहता है, कोई मेहदी हसन नूर जहान की चीज सुनना चाहता है, कोई मोहम्मद रफी साहब की चीज सुनना चाहता है, तो कोई फास्ट नंबर सुनता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। ये सारी चीजें अपनी अपनी लोगों की, ऐसा ही है। मगर मेरा काम ये है कि मुझे सबके लिए जो कोई सुनना चाहे उसको सुनाऊं मैं। तो इसमें मैंने बड़ा काम किया और बेशुमार, मतलब बेशुमार भी नहीं कहना चाहिए, अब तो मैं सारी रात बजाता रहता हूँ, लोग फरमाइशें करते रहते हैं, मैं सुनाता रहता हूँ। कि मेरा शौक भी था कि मैं लोगों की मर्जी की चीजें सुनाऊं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती रईस साहब कि जो आपका शौक हो, जो चीज आपको दिल से पसंद हो, आप उसी को ही आगे प्रोफेशनली परस्यू करें और फिर उसी चीज में अल्लाह आपको इतनी इज्जत भी दे दे, तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग वाली चीज है। जी, ब्लेसिंग वाली चीज है, इससे कम बात कोई और है नहीं। और मुझे शुरू से ये रहा कि वायलिन एक इतना खूबसूरत साज है, तो मैं 12 दफा कहा, मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने एकदम से वायलिन का कह दिया। उन्होंने 2-3 दफा वजूहात पूछी, छोटा सा था मैं, तो उन्होंने पता नहीं एकदम से वायलिन का क्यों कह दिया। तो खैर वो मैंने उनको बताया कि असल में मुझे, आप यकीन माने, मुझे करता था इसकी शक्ल, इसकी बॉडी इतनी मुझे अच्छी लगती है कि मेरे दिल के अंदर ये समाया। यानी आपको सबसे ज्यादा प्यार इसी से है? हाँ जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो वो फिर मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया भर का म्यूजिक बजाऊं, अपना, हिंदुस्तान का और यूरोपियन और बाकी दूसरे में। तो वो ये शौक था मुझे, जो आपने अभी सवाल किया। तो मैं पूरी दुनिया का म्यूजिक बजाता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक का म्यूजिक बजाता हूँ, हमारा अपना म्यूजिक है वो बजाता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक का जब म्यूजिक की हम बात करें, वो सीखना मुश्किल नहीं होता? वही वाली बात है कि वो देखें, 7 सुना और यूं ट्रांसफॉर्म हो गया। 7 सुर है, ये 7 सुर, मतलब हमारी म्यूजिक की अगर हम इसमें कहें तो 7 सुर नहीं 12 सुर होते हैं। ठीक है। वैसे तो 7 ही है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। सा पहला और एंड पे भी सा है, लिहाजा ये 8 बन रहे, 7 सुर होते हैं। और 7 का एक सिस्टम आप खुद बैठ के किसी वक्त सोचें कि 7 कहाँ से कहाँ, ये बड़ी दूर तक जाती बात। तो फिर हम इसको कोमल तीबर, एक सुर के 2 होते हैं, ये रे कोमल 4 फ्लैट जिसको कहते हैं, रे कोमल और तीबर भी होता है, गा कोमल और तीबर, इस तरह हम 12 सुर कहते हैं। तो 12 सुर होते हैं इसमें। तो इसके मुताबिक हमने जो भी इसको यानी रियाजत का हमने बनाया सारा, इसमें क्या हमने आपने सवाल किया था, जैसे किसी और मुल्क का म्यूजिक है, सुना और बस फौरन आपने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखिए 7 सुर होते हैं, तो 7 सुरों, इन्हीं 7 सुरों में पूरी दुनिया, सारा म्यूजिक इसी के अंदर है, ठीक है ना। अब जबान अपनी है, स्टाइल उनका अपना, सुर तो वही है, इसलिए किसी भी मुल्क का म्यूजिक बजाना, वो कहते हैं म्यूजिक की कोई जुबान, अपनी एक जुबान होती है और उसी को सारे फॉलो कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो आप दूसरे मुल्कों की धुनों की बात भी कर रहे थे, किस मुल्क की धुन आप आज हमें सुनाएंगे? मैं किसी और मुल्क की धुन भी सुनना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, देखें, एक तो बड़ी पॉपुलर चीजें हैं यूरोपियन, ठीक है, एक तो वो हम कर सकते हैं जो सब लोगों को, वैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना में, बीजिंग में, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में चाइना आ रहा था, मैं कि चाइना हमारे हम सिंक हो गए भी है, तो वो सुनाऊं, अगर वो लोगों को आता तो नहीं होगा, लेकिन मजा आएगा, वो मैं सुनाता हूँ। मैंने परफॉर्म किया कुछ टाइम पहले, तो बड़े हॉल में किया, और मतलब मैं क्या बताऊं, क्या मंजर था, बड़ा मजा आया, बड़े लोग थे, पूरा हॉल फुल था, उनके अपने आर्टिस्ट भी थे। सही। तो ये मैंने धुन बजाई, इत्तेफाक की बात है, यहाँ बजा रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको।
दुरुस्त।